पैशन ये था कि मेरी वाइफ राजस्थान में, मतलब ये मुझे भाई एक बड़े स्तर पे आके और ये काम करना ही है, बट मेरी वाइफ राजस्थान में पोस्टेड है, मैं बाहर पोस्टेड हूँ, तो मैं राजस्थान में आ जाऊँगा। उन्होंने छापा क्या सर, पहले पत्नी थी सीनियर अफसर, अब नितेश बने सीनियर अफसर। मेरे खाने के लाले पड़े हुए थे, तो मैं आया हूँ जयपुर खाना के लिए, भाई खाना वाना खा जाऊंगा अच्छे से। बड़ा वो कर रखा है। तो न्यूज़पेपर वालों का थोड़ा रहता है वो रहता है सर, सुनते कुछ है, वो क्या है उनको ना कि बात को इंटरेस्टिंग बनाना है, इसके लिए मसाला डाल के मसाला थोड़ा ऐड सा करना है, वैसे डालते हैं वो, है ना। तो कि भाई इसीलिए वो कि सेल्फ स्टडी से ही पूरा सिलेक्शन हुआ। देखो डेफिनेटली होना तो सेल्फ स्टडी से ही है, ओवरऑल तो सेल्फ स्टडी से ही होता है, पर है कि जो भी थोड़ा बहुत किसी भी कंट्रीब्यूशन भी रहा, इवन मैं तो कहता हूँ कि यदि किसी ने नोट्स भी पढ़े हैं ना, तो बता देना चाहिए उसमें क्या है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं जब IAS की तैयारी कर रहा था, तो मैंने विजन की कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, लेकिन विजन के पेपर घर पर लाकर और उसको लिखता था, है ना। अब जब भी अपनी टेस्ट सीरीज शुरू होती है प्री ऑब्जेक्टिव वाली, तो खास तौर पर तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि यार आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्यों करनी है, मार्केट में जाओ, पेपर मिलते हैं, घर पर लाओ, उस ऑप्शन सो पहले तो हम तो एक पन्ने पर लिखते थे, 1 से लेकर 2 3 4 गिनती लिखते थे। आजकल तो OMR आती है, मार्केट से जाओ OMR लेके आओ, गोले भर लो, पेपर पूरा होने के बाद खुद ही चेक कर लो। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, दूसरा अटेम्प्ट दिया था ये 24 वाला। तो इसमें क्या होता था कि पापा की तबीयत भी खराब थी और घर पे भी थोड़ा काम वाम चल रहा था, इधर जॉब थी, तो मैनेज नहीं हो रहा था, तो टेस्ट सीरीज तो देनी है मेंस वाली, तो क्या करें, तो फिर ले जाके लाइब्रेरी में 3 घंटे का टाइम लगा लिख लिया। अब इतना सर समझ में आ गया था कि एवेलुएट करना है, तो यहाँ से देख लो क्या क्या चीज़ें जो आपने नहीं लिखी हुई या ढंग से नहीं लिखी हुई, तो वहाँ से आपका इंप्रूवमेंट का स्कोप निकल के आ जाता है। हाँ, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। अभी मुझे कौन आए हुए थे, एक टॉपर आए हुए थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, किसी ने मुझे कही कि ना मैं इस तरीके से आंसर लिखती हूँ और उसके बाद में चैट GPT को मेरा लिखा आंसर दे देती हूँ और मैं चेक करवा लेती हूँ। बहुत बढ़िया तरीका है। बहुत बढ़िया। आज के टाइम में AI जो आया है, इतना बढ़िया चीज़ है। बहुत हेल्प मिली थी सर AI से, तो मुझे तैयारी करने में विशेष रूप से बहुत हेल्प मिली थी। 2-3 सोर्सेज के PDF बनाए, उसको दिया और बोले इसको मुझे ये पॉइंट के हिसाब से करके दे दो भाई, हाँ, ये पॉइंट कंसाइज करके दे दो, टेबल फॉर्म में दे दो, टेबल में ये कॉलम बना के दे दो, उसका मैंने प्रिंट निकाला, बस वो मेरा पूरा। अच्छा, पर है ना मुझे एक चीज़ स्टूडेंट की समझ में नहीं आती, क्या सर? वो क्या कहता है कि ना ये तो ना AI से बनाए हुए नोट्स हैं। अरे तो भाई दुनिया आगे बढ़ रही है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ना चाह रहे? AI भी तो किसने बनाया है, तो सोर्स तो वही भाई ऑथेंटिक सोर्स यदि आप उनको दे दो कि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं ये चैप्टर दे रहा हूँ, ये मैं आपको इस जो है मान लो कि इग्नू की बुक का ये चैप्टर दे रहा हूँ और इसके अकॉर्डिंग मुझे, और ये सिलेबस का पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग मुझे और जो है वो मैनेज नोट्स बना के दो, उसके बाद अपन मैनुअली उसको ठीक कर दे, मैनुअली इनपुट आना जरूरी है, वो आप उसको वो कर दो, उसके बाद में क्या दिक्कत है? सर सारी मशीन यूज कर रहे हैं, उस मशीन में दिक्कत है कि ये क्यों यूज कर रहे हैं। हाँ, सारी मशीन यूज करेंगे, बस ये ही नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई? इशू बताऊं कैसे, उसमें जो मुझे लगता है इशू आता है, AI से बने हुए नोट्स का कोई इशू नहीं है, हमने मैनुअली चेक कर लिया तो वो चीज़ें ठीक हो ही गई। इशू आता है हेडिंग का, फॉन्ट का और बुलेट्स का। हाँ। जब वो चीज़ हेडिंग फॉन्ट बुलेट की फॉर्म में दिखती है ना, तो स्टूडेंट को लगता है AI से बना हुआ है। आप उसी चीज़ को पैराग्राफ में लिख के दे दो। हाँ, फिर वो बेस्ट अप्रोच भी तो वही है आंसर में। जब हेडिंग साइडर आते हैं तभी तो उसके मार्क्स होते हैं, आंसर कौन पढ़ रहा है। बिल्कुल, वो बस एक यूनिफॉर्मिटी, हर टॉपिक की यूनिफॉर्मिटी ना लगे, किसी में ये आ गया सर, आंसर राइटिंग में हम भी तो ये करते हैं, किसी में हब एंड स्पोक से बनाया, किसी में ऐसे टेबल से करके पार्टीशन किया, किसी में एक बना के इस तरीके से पार्टीशन किया। वो हम हर आंसर को हम भी एक तरीके से नहीं लिखते हैं, अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, किसी में टेबल बनाई है, तो बस उसी तरीके से अलग अलग करें तो वो AI वाला वो, और AI तो आज के टाइम पे तो बहुत जरूरी है। और इतने प्यारे एक तो क्लाउड AI आया है, और उसने तो चैट GPT को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। अभी कल हम बैठे, ऑफिस की मीटिंग चल रही थी, तो मैंने कहा लीव पॉलिसी बनानी है कि छुट्टी ऑफिस में कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, उसको लेकर मैंने एक बेसिक उसको प्रॉम्प्ट दे दिया। इतनी प्यारी पॉलिसी बनाई, ऐसा लग रहा है भारत सरकार ने जारी की। इतनी प्यारी पॉलिसी बनाई। तो AI का जो यूज़ है ना, उसको स्टूडेंट उतना नहीं समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। सर एक छोटा सा एग्जांपल दूँ मैं आपको, अपने सिलेबस में, साइंस के सिलेबस में एक टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट करके। आप कहीं के भी नोट्स देख लो सर, दूसरी कोचिंग में स्प्रिंग बोर्ड के देख लो, कहीं के भी देख लो, सब में आपको वही 20-25 साइंटिस्ट मिलते हैं, है ना सर? सही बात है। अब हमने क्या किया कि मैं नोटिंग कर रहे थे, तो मेरा 2 पेज में साइंटिस्ट सारे कंक्लूड कर रहे हैं, तो जैसे होमी जहांगीर बाबा लिखा, उनके बारे में 5 पॉइंट लिख के शॉर्ट में लिख लिए। अब उसके बाद मैं कहा इसमें फीमेल साइंटिस्ट नहीं है एक भी। AI को टॉपिक दिया, अपने नोट्स दिए कि इस तरीके से बनाना है, मुझे इंडिया के 10 फीमेल साइंटिस्ट के नाम दे दीजिए, उन्होंने मुझे नाम दे दिए।
फिर देखा इसमें राजस्थान के साइंटिस्ट भी नहीं है, राजस्थान के साइंटिस्ट के नाम दे दिए, उन्होंने राजस्थान के साइंटिस्ट के भी नाम दे दिए। वो जो राजस्थान के साइंटिस्ट है ना, वो 5 नंबर के पेपर में पंचम महेश्वरी का 2024 के पेपर में पूछा था, और वो कहीं किसी नोट्स में नहीं मिलेगा सर। राजस्थान बोर्ड की एक बुक में जरूर उनका नाम है, बट वो कहीं और नहीं है, तो वो कैसे वो निकल के आएगा वो चीज़, वो ऐसे ही निकल के आएगी। थोड़ा सा एप्लीकेशन अपन को बनानी पड़ेगी, कैसे इसकी एप्लीकेशन। 2-3 साइंटिस्ट के राजस्थान के तैयार कर रखे थे मैंने, एक कोठारी जी थे, एक पंचम महेश्वरी थे, एक और थे। पंचम महेश्वरी देखते ही चलो दर पूरा वो रेडी है। मैं आपको एजुकेशन सेक्टर की, खासतौर पर कंपटीशन एग्ज़ाम की आपको एक भविष्यवाणी करता हूँ। आज से 3-4 साल बाद देख लेना, सब बच्चों की खुद की एक बुक होगी हर सब्जेक्ट को लेकर। वो किसी दूसरे की बुक नहीं पढ़ेंगे, वो खुद की बुक खुद बनाएंगे। देख लेना, बहुत आसानी से होगा ये काम कि भाई मैंने जो है वो 4 बुक जो है एआई को दी, और मेरा ये मोटिव है इस तरीके का कंटेंट दे। वो उसमें लिख देगा कि सेरेमिक का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा है, मुझे उसको थोड़ा शॉर्ट करके दे, इस वाले कंटेंट में ये प्रॉब्लम है वो, और वो खुद की एक बुक बनाएगा और खुद के नोट्स अपने पास में प्रिंट आउट करके रखेगा। आने वाले दिनों में ये बुक का जो कल्चर है ना, देखो हुआ क्या कि अपन बुक के कॉन्सेप्ट को देखते हैं ना, तो बुक 2010-15 तक बहुत कम बुक्स हुआ करती थी। 15 से 20 में बुक का जो सेक्टर है वो बढ़ा। 23-24 के बाद से आप देखोगे एक एक सब्जेक्ट की आपको हर कोचिंग की बुक मिलेगी। आगे आने वाले दिनों में बुक का सेक्टर बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि हर बच्चे के पास खुद की बुक होगी। इवन सर अब टाइम के साथ चीज़ें अपडेट तो हो ही रही हैं। पहले अपन फ़ोन का यूज़ नहीं जानते थे, बाकी चीज़ें नहीं जानते थे, फ़ोन पे आए, नेट उस पर इंटरनेट पे आए, इंटरनेट से आगे एआई पे जा रहे हैं, तो चीज़ें नहीं अपडेट करेंगे तो सर पीछे रह जाएंगे। तो बाकी जो यूँ सोचते हैं कि एआई का यूज़ मत करो, ये चीज़ें वैसे हैं, तो चीज़ें सारी उसके अकॉर्डिंग ही जा रही है। चलो अपन एक काम करते हैं, अपन ये सोचते हैं कि इस पूरी जर्नी में शुरुआत से लेकर एंड तक एआई का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। जैसे मान लो कि जब बच्चा 12th पास करके आया है ना, उसको ये नहीं पता कि अब मुझे क्या क्या करना चाहिए, है ना, कैरियर पाथ तो अब उसमें वो कैसे कैसे एआई का यूज़ कर सकता है। सर अगर जैसे 12th पास करके बच्चा आया है और वो ये इसी टारगेट के साथ आया है, वो कोचिंग में आया है या वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो वो एआई से सबसे पहले तो अपना एम एआई को बताए और अपनी डायरेक्शन डिसाइड करे सबसे पहले, कैरियर पाथ क्या हो जाना सकता कहाँ है है और मेरा रास्ता क्या है। फिर जाना कहाँ है, रास्ता क्या है के बाद एआई उसे अपने हिसाब से बताएगा कि आपका इस तरीके से पढ़ना है। फिर अगर मान लीजिए यूपीएससी या आरएएस के एग्जाम के लिए कर रहा है, तो वो स्ट्रेटेजी बताएगा कि आपको ये सोर्सेज पढ़ने हैं। फिर उन सोर्सेज को जब वो पढ़ रहा है, मीनवाइल जैसे जब उसने कोचिंग में लिया हुआ है, उसने नोट्स बना रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो उन क्लासेस का जो एक क्रक्स निकालना होता है, जो एक रिवीजन करना होता है, उस रिवीजन की स्ट्रेटेजी वो क्लासेस पे नोट्स को देखकर भी बनाई जा सकती है। याद रखने के ट्रिक्स और निमोनिक्स बनाए ट्रिक्स जा और निमोनिक्स सकते हैं, बनाना बनाए वो जा बहुत सकते हैं, आसान है। बहुत बनाया जा सकता है। ये तो वीडियो जनरेट कर देता है अगर आपको टॉपिक पढ़ना है। अच्छा एक और चीज़, पहले ना अपन लोग जो है वो क्वेश्चंस मिल जाए हमें कहीं से प्रैक्टिस करने के लिए, इसके लिए ढूंढते थे। एक वो टाइम था जब न्यूज़पेपर में 10 क्वेश्चन आते थे ना, अपन उसकी कटिंग रखते थे कि यार क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो न्यूज़पेपर में से कटिंग करके रख लेते हैं, ये काम आएंगे। अब तो न्यूज़ क्वेश्चंस की अब तो सर भरमार सीधा पड़ी है। लिखो और बना चैट के जीपीटी देते में हैं। चैप्टर ऐसे दो, बोलो इस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, हाँ इस उसको ये topic बोलो से कि चाहिए। इजी लेवल के दो या मॉडरेट के दो या टफ के दो, तो वहाँ से वो क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं। और सर पूछता रहा आपको टॉपर से स्टाइल में चाहिए, कौन से स्टाइल में चाहिए, तो वैसे करके देते हैं। हाँ, और इसी तरीके से चेक करवाने में, हाँ। चेक करवाने के लिए पहले हमें ढूंढना पड़ता था, यार हमारा कौन चेक करके देगा, हमारे आसपास में कोई आरए सिलेक्टेड ही नहीं है, हम किसी को जानते ही नहीं है, तो आजकल वो करके दे देगा। तो चीज़ें और बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करके देता है सर। इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों ने हाँ, इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों ने बहुत हेल्प ली है। बहुत बहुत हेल्प की सर, बहुत हेल्प। मैं ना 2019-20 में जब इंटरव्यू दे रहा था, तो दिल्ली में 1-2 कोचिंग थी, वो क्या करते थे कि वो कहते थे आप हमें डैफ भेज दो, हम आपको पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन तैयार करके देंगे। और वो 2 दिन बाद में कम से कम भी कोई 100-200 क्वेश्चन पर्सनलाइज तैयार करके दे देते थे। जैसे मैं मान लो शार्दुल शहर से हूँ, तो शार्दुल शहर के कुछ दे दिए, और ये बात है 2019-20 की, तब तक एआई उतना चलन में नहीं था। तो मुझे लगता था यार ये इतनी जल्दी कैसे तैयार करके दे सकते हैं, इनके पास में इतनी बड़ी कौन सी टीम बैठी है जिसने मेरे शार्दुल शहर से, गंगानगर से, मेरी बैकग्राउंड से सारे क्वेश्चन तैयार करके दे दिए, प्रॉपर टाइपिंग वगैरह करके दे दिए। अब मुझे पता लगता है कि वो कहीं ना कहीं एआई से था, लेकिन बड़ी मेरी तो हेल्प हुई ना। अब वो किसी से भी हो, मेरी हेल्प हुई, तो उसी तरीके से स्टूडेंट अपना डैफ दे के अपने लिए पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन तैयार करवा सकता करवा है। सकते हैं सर, बिल्कुल करवा सकते हैं। मैंने खुद इस ने लाइव चैट से तो वो एक मॉक भी कंडक्ट कर सकता है। हाँ, वो भी चीज़ हो गई है। मैंने खुद ने करवाई भी थी सर अभी इंटरव्यू से पहले, क्योंकि मुझे जो एक आइडिया था ना, वो ये आइडिया था कि जो आरपीएससी का बदलता हुआ पैटर्न है, आरपीएससी सारे अपने पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है कि मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी
आपके ओनली 1 2 3 वाले क्वेश्चंस भी लेके आया, स्टेटमेंट बेस्ड एक एक पेज पे पूरा एक एक क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटी का। तो इंटरव्यू में भी मुझे कहीं ना कहीं एक क्यों था कि शायद वो पुराना जो तरीका है कि आपको अपना जिला तैयार करना है, ये तैयार करना है, ये सब चीज़ों के इस पे कुछ नहीं जाएगा। अगर रेंडमनेस रखनी है तो रेंडम क्वेश्चन ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कोई वर्किंग होगा तो वर्किंग वाले से तो उसके बैकग्राउंड पे आएंगे ही आएंगे। एजुकेशन बैकग्राउंड अगर कुछ अलग होता है, कोई एक्सपेक्टर कुछ किसी का, जैसे मान लो मेरा इंजीनियरिंग है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है उस चीज़ से आ जाए। पर वो चीज़ की अगर मैं अलवर से हूँ तो अलवर के बारे में, अलवर की हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, सांसद कौन है और एमएलए कौन है, इवन सर उनका ऐसे पूछे तो मुझे लगा कि शायद ये चीज़ ट्रेडिशनल तरीका हो गया। तो क्या ओवरऑल आप क्या मान रहे हो, कितना परसेंटेज जो है इस बार आरपीसी ने इसको इंटरव्यू में फॉलो किया? सर मैं तो मान रहा हूँ मेजर कंपोनेंट इस Randomness है ना? रैंडम ही चल रहा है। इवन सर कुछ लोग तो जैसे कुछ बोर्ड मेंबर्स हैं वो क्वेश्चंस लिख के लेके आते हैं कि उनको वही क्वेश्चन पूछना है, आप कुछ ही पढ़ गया हो कि हाँ 10 क्वेश्चन उनको लिखे हुए हैं तो आप बता पाते हो नहीं बता पाते, वो तो उससे ही चेक करेंगे आप। तो उससे पूछा गया था इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, ये तो किसी के रैंडम चल रहा है। रैंडमनेस उनको चेक करनी थी कि बिल्कुल रैंडम पूछते हैं। जो आप मुझे जो फील हुआ वो ये फील हुआ कि जो इंटरव्यू देने आ रहा है वो जो सोच के आया है वो उससे कुछ नहीं पूछना, उसके सारे मयार तोड़ने हैं और रैंडम चीज़ों की बरसात करनी है। उसके बाद देखते हैं वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है। जैसे मैंने बता रहा हूँ सर, ये डिफेंस और इससे पूछा, अगला क्वेश्चन मुझसे ये था भूपेन हजारिका कौन सी भाषा में गाते थे, अगला क्वेश्चन जस्ट अगला क्वेश्चन ये था। तो मतलब इंटरव्यू के एक्सपेरिमेंट पे थोड़ी बात करते हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस उस पर थोड़ी बात करते हैं। ऑफ द कैमरा जो आप बता रहे थे शुरुआत वाला, वो एक बार थोड़ा वापस सर मेरा इंटरव्यू लास्ट नंबर था मेरा, विशु सर का बोर्ड था मेरा, लास्ट नंबर था। और जैसे ही मैं कमरे में एंटर हुआ तो बोले आइए इन साहब आपका इंतजार कर रहे थे। तो पहले तो मुझे लगा कि यार मेरा इंतजार मतलब एक तो होता है कि निशाना लगा बैठे हैं तैयार। तो कि क्या करोगे यहाँ के, यहाँ क्यों आना है? तो फिर मेरा प्रिपेयर जो चीज़ें थी वो मैंने उनको बताई कि इसलिए आना है। तो मैं कहा मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। तो बोला आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट किए तो बताओ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 10 साल में डिफेंस में और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या काम हुए। तो फिर मैंने उनको बताया, फिर वो डिफेंस की तरफ जाने लगे। डिफेंस में फिर वो BSF, CISF, CRPF, ITBP, इनके बीच के डिफरेंसेस, ये कहाँ पोस्ट होती हैं। और फिर जस्ट अगला क्वेश्चन भूपेन हजारिका जी कौन सी भाषा में गाते थे, तो रैंडमनेस, हाँ बिल्कुल फ्लिप। फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेके उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि ऑपरेशन सिंदूर को तो हम भूल गए हैं। मैं कहा नहीं सर नहीं भूले। नहीं यार भूल गए, आप भी भूल गए, हम भी भूल गए। मैं कहा नहीं सर नहीं भूले। तो बोले कि यार नहीं भूले तो डेट बता दीजिए कब स्टार्ट हुआ था। तो किस्मत से मुझे डेट याद थी, तो मैंने कहा सर 7 मई को स्टार्ट हुआ था। बोले खत्म कब हुआ? मैं कहा सर अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। मल्टीपल स्टेटमेंट्स। हाँ, तो वो अलग अलग तरीके से चेक करते हैं सर। कन्वेंशनल चीज़ें भी पूछी, एक मैम थी उन्होंने ये जो कन्वेंशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके हैं, फिर साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो ओवरऑल रैंडमनेस थी पूरे इंटरव्यू में। फिर वो कविताओं के ऊपर आए कि आपको कविताएं सुनना पढ़ना पसंद है, तो फिर कविता सुनी उससे। मैंने कौन सी सुनी? वो सर बोले कि आपको कविता सुनने का शौक है, कविता सुनने पढ़ने का? मैंने कहा हाँ सर, ये कविता सुनने का और पढ़ने का मुझे शौक है। तो बोले कुछ सुनाओ, किन की सुनते हो? मैं कहा सर रामधारी सिंह दिनकर जी की सुनता हूँ, मैं ज़्यादा उनको पसंद करता हूँ। बोले सुनाओ कुछ। तो फिर मैंने उनको सुनाई सर वो जो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो इसका पूरा लंबा छंद है जिसके अंत में आता है कि सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो ये हुआ। उसके बाद फिर वो और बुक्स के ऊपर तो उन्होंने पूरा टाइम दिया था आपको पूरा सुनाने का? सर पूरा टाइम दिया था। ऐसा होता है ना कि बीच में थोड़ा काट देते हैं। उन्होंने पूरी कविता जो मैंने सुनाई वो करीबन 1.5 मिनट के आसपास तो चली होगी जो मेरा। ये सर सही है, मतलब 2 बार से ये पैटर्न सही फॉलो हो रहा है कि 40-45 मिनट 35-40 मिनट देते ही हैं। पहले सर 10 मिनट में इंटरव्यू खत्म कर देते थे। ऐसा ही वालों के अभी भी यही करते हैं। 10 से 15 मिनट इंटरव्यू खत्म। कंफर्टेबल होते हैं सर 10 मिनट में जाके। उसके बाद बोलते हैं अच्छा ये देखो ये विवेकानंद जी की तस्वीर लगी हुई है, इनके बारे में बोलो आप कुछ। तो मैंने विवेकानंद जी के बारे में बोला तो कि ये इन्होंने ये काम किया और इन्होंने माइंडफुलनेस के साथ साथ बॉडीफुलनेस पर भी को भी वो किया, सपोर्ट किया कि आप फुटबॉल भी खेलिए, गीता भी पढ़िए, जो भी कॉन्सेप्ट थे। तो बोले यार ये सुनी सुनाई बातें हैं, आप है ना आपने कोई बुक पढ़ी है इन पे?
मैंने कहा हाँ सर मैंने बुक पढ़ी, मैंने पढ़ी हुई थी सर। मैंने कहा तोड़ो कारा तोड़ो मैंने, हाँ। और नरेंद्र कोहली जी की किताब है जो मैंने पढ़ी हुई है। ओके। तो उस चीज़ से प्रभावित हो कि हाँ कुछ ने पढ़ा हुआ है। हाँ। तो वो भी ठीक रहा, ठीक गया, लास्ट नोट भी ठीक इंटरव्यू एंड हुआ था सर। जिन्होंने बुक्स वगैरह पढ़ी है ना उनको अच्छे जो है मार्क्स दिए हैं, मतलब जो डाइवर्सिटी है ना हाँ। उसमें अच्छे मार्क्स दिए। कल हमारे साथी है एक, उन्होंने 42 किलोमीटर की मैराथन, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन सब कुछ की हुई, और वो कह रहे हैं सर मैंने 150 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई है, और वो मेरे लिए 2 किताबें भी लेके आए। अच्छा अच्छा। मैंने कहा यार पहली बार ये हुआ कि टॉपर्स को हमें देनी पड़ती है चीज़ें, आप लेके आए मेरे लिए, तो 2 किताबें भी लेके आए। तो उनके भी इंटरव्यू में ना बहुत अच्छे मार्क्स उनको दिए हुए थे। तो ये उसका डाइवर्सिटी का थोड़ा इस बार वो फर्क सर पड़ा। वही देखते हैं कि कितना डाइवर्स है, कितने क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं, कितनी चीज़ों में इनको नॉलेज है। उनको वो नहीं चाहिए कि बस एक पैरामीटर सेट है इसमें तैयार करके आगे वही चीज़ें और उनसे क्वेश्चन पूछ लो। अब वो रैंडम चल रहा है सारा। हाँ, कुछ जितनी- मेंबर्स के साथ में तो सर ऐसा ने ही बात है। बोली ना वो बिल्कुल सही है, और ये केवल इंटरव्यू के लिए नहीं है सर। मेंस में भी सर ये ये हो रहा मेंस है। में भी है, ये प्री में भी है। अगर आपने इस दायरे में तैयारी की है, जो दायरा जिसको आप पैटर्न कहते हैं कि ये पैटर्न है, पैटर्न एक दायरा है, अगर उस दायरे के अंदर अंदर तैयारी की है तो चांसेस हैं कि मामला उल्टा पड़ जाए। उल्टा पड़ जाएगा। अगर आपने उस पैटर्न को तोड़कर तैयारी की है तो फिर अच्छे चांसेस है कि आपने की। मेंस में भी सर बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे 2-3 इसलिए मुझे इसे लगा इस बार यूपीएससी वालों को नहीं, पर फायदा सर, हुआ इस है। बार फायदा बहुत हुआ अच्छा है। मेंस है, मुझे ऐसा फील हुआ। यूपीएससी वालों को ना फायदा हुआ यार, इसका फैन थोड़ा सा कम करना बस चाहिए। 2 मार्कर थे ना वो थोड़े यूपीएससी वालों को फायदा, हमारे एक रिया नाम की लड़की है ना, 92 रैंक आई वो है। मेरे साथ इंटरव्यू के लिए तैयारी अच्छा, कर रहे थे। अंजलि जोशी है 56 रैंक आई है। इन दोनों का जो अप्रोच है ना, वो राजस्थान जैसे बहुत कम नॉलेज है, लेकिन इनका यूपीएससी वाली जो यूपीएससी अप्रोच वाली थी, चीज़ है। और उनकी कॉपी देखते लगता था यूपीएससी वाली कॉपी हाँ। है, और उसका बड़ा अच्छा फ़ायदा मिला है। मेंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इस बार वो चीज़ हुई है। अपने ना बीच में डिस्कशन में एक पॉइंट आया था कि आरपीएससी जैसा अपना पैटर्न बदल रही है, हाँ। इसको अपन थोड़ा सा और डिकोड करते हैं, जी है ना। इसको प्रीलिम्स में, फिर मेंस में, में और और फिर इंटरव्यू में मोटा मोटी अपनी बात हो चुकी। प्रीलिम्स में और मेंस में वापस से इसको डिकोड करते हैं। तो आप बताओ क्या लगता है आपको, सिलेबस, प्रीलिम्स, मेंस या फिर आरपीएससी की बाकी भी एग्जाम्स, क्या क्या चेंज हो रहा है? सर जो अभी प्रीलिम्स में सर जो मेजर अप्रोच चेंज हुआ ना सर, वो है कि जो फैक्ट्स को एक साइड में कर दिया। हाँ कुछ आएंगे, अपन एक काम करते हैं, इसी पे हाँ। थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं। आपको वाकई में लगता है ऐसा किया है? यस तो ये करंट अफेयर में इतना ज़्यादा फैक्चुअल क्यों जा रहे हैं? सर, वो कुछ करंट जैसे यूपीएससी में सर कई बार आ जाते हैं कि ये डेट बताइए एग्जैक्ट, तो अपने वो छोड़ देते हैं। यूपीएससी इससे भी में सर क्वेश्चन ऐसे ही बहुत है। कम होते हैं वैसे क्वेश्चन। आपको क्या लगता है सर इसमें? मेरा इसमें व्यू ये है कि आरपीएससी हर उस चीज को छोड़ना चाह रही है जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर हो। तो इससे जिस चीज के लिए इससे जैसे सर इससे क्या साबित करना चाह रहे इससे हैं? साबित, अब सर साबित इससे ही केवल एक ही चीज हो सकती है, वो ये कि आप लिमिटेड ना रहें। जैसे सर आपको याद होगा प्रीलिम्स में वो चाइल्ड चेस का क्वेश्चन पूछा था, वो अंडर 5 हाँ, या हाँ, 8 ऐसा हाँ, करके हाँ, कुछ क्वेश्चन हाँ। पूछा। ये क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो नहीं मुझे मेरा हुआ पड़ा है। हुआ सर वो मेरे तो को। वो, लेकिन सर क्या है कि एक अप्रोच डेवलप करने की जो टेंडेंसी है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ सर। आरएस 2021 का प्रीलिम्स हुआ था अक्टूबर 2021 में सर, उसका फाइनल रिजल्ट आया था नवंबर 2023 में। ठीक है। ठीक है सर, 2 साल का समय लगा। इससे पिछली वाली वैकेंसी जो थी उसका प्रीलिम्स की डेट और फाइनल रिजल्ट में लगभग 2.5 साल का अंतर था। उसके बाद 23 वाली जो वैकेंसी थी उसके प्रीलिम्स की डेट और फाइनल रिजल्ट में लगभग 1.5 साल का अंतर था। इस बार की जो प्रीलिम्स की डेट थी वो थी 2 फरवरी, हाँ। 2 फरवरी। फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा 18 अप्रैल। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो टाइम रिडक्शन हो रहा है वैकेंसी की अपडेशन में और फाइनल रिजल्ट आने में, धीरे धीरे आरपीएससी उस पैटर्न को फॉलो करना चाह रही है। ये मेरा पर्सनल व्यू है सर। जो यूपीएससी ने फॉलो किया हुआ है कि अगले साल के प्रीलिम्स से पहले पिछले साल का फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए। ठीक है। ठीक है सर, अभी फाइनल रिजल्ट आ गया है, अगली वैकेंसी अभी आई नहीं है, हालांकि अभी टाइम है, बट फिर भी मेरा व्यू वो है। अब दूसरी चीज़ इस पे आगे चलते हैं कि यही पैटर्न जो एग्जामिनेशन के प्रोसेस में यूपीएससी को फॉलो किया जा रहा है, वही पैटर्न एग्जामिनेशन में भी यूपीएससी को फॉलो किया जा रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं? पहले सिंगल लाइन सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते थे, हिस्ट्री में भी देख लें, मल्टीपल स्टेटमेंट आने लगे, अब मल्टीपल स्टेटमेंट आने लग गए, Agree. कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आने लग गए। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो सर आपको तो बहुत अच्छे से आपने तो सिखाया ये बहुत बच्चों को कि कहीं पर अगर डेटा आ जाता है तो वो हो सकता है कि उसके गलत होने की संभावना ज़्यादा हो, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाता है तो उससे गलत होने की संभावना ज़्यादा हो। ये पहले आरएएस में नहीं होता था। ये चीज़ें भी अब इसमें इंक्लूड हो रही है। मल्टीपल ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 वाले भी
आ रहे हैं, यानी कि आप और डिटेल में इसको जाके पढ़ने की कोशिश करें। जो आपका पहले के बनाए हुए पैटर्न थे उनको तोड़े। प्रेडिक्शन बेस्ड नहीं होना चाहते वो। जी सर, जो प्रेडिक्शन बेस्ड प्रेडिक्शन बेस्ड नहीं होना चाहिए। सर जो आरपीएससी था, जैसे पहले 23 वाला प्री लिया, तो सर उसमें जो कट ऑफ चली गई 100, तो वो एक बुरा डायलेमा बन गया कि इतना कैसे ला पा रहे, तो उसको एक सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने कट ऑफ को 71 पे शिफ्ट कर दिया, सिर्फ इसी पैटर्न को फॉलो करके। अगर ये नहीं होता तो शायद ये 123 जाती इस बार। मुझे बाकी सारी चीज़ें एग्री करता हूँ मैं कि भाई पैटर्न वाला हाँ। है ना, ड्यूरेशन वाला, और फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन हटा दिए, 5 और 10 पे आ गए, ऐसे जो है वो 600 शब्दों का कर 600 दिया, है ना। पर कुछ चीज़ें मुझे अभी भी नहीं समझ में आती। ये data था। एक तो सिलेबस में अभी भी कुछ बहुत सारे ऐसे हाँ। फैक्चुअल चीज़ें रखना, है ना, वो सब चीज़ें रखना, जैसे खेल अभियान स्पोर्ट्स वाला जो सिलेबस है वो मेरी समझ से परे है। फिर दूसरा ये Politics प्री को के involve अंदर, करना कि political हाँ थोड़ा प्री के अंदर जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, data। खास तौर पर करंट अफेयर, हाँ। करंट अफेयर में जो स्पोर्ट्स सेगमेंट है मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या, उसका मोटिव क्या है, उसको जिस तरीके से वो पूछ रहे हैं, तो वो बड़ा थोड़ा सा अजीब है। हाँ, आपका ये पॉइंट मुझे ठीक लगा कि हो सकता है कि वो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करे कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन छोड़ यूपीएससी में स्टूडेंट्स के माइंड में ये अप्रोच है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। आरपीएससी के जो स्टूडेंट हैं वो अभी तक इस अप्रोच में आए नहीं, शायद आरपीएससी इस पे लाना चाह रही है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी अब आरपीएससी को फॉलो कर रहा है, 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के दे रहा है उनके एग्जाम में अच्छा से। ये चीज़ आपने देखी होगी 2022 में भी आए और अभी फिर से 24 में, 25 में फिर से 2 क्वेश्चन आए स्पोर्ट्स के। उसके अलावा सर जैसे वो चीज़ है ना कि अपन आसपास के एनवायरनमेंट से, न्यूज़पेपर्स हैं, बाकी चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, तो उनसे कितना अवेयर हैं, तो वो चीज़ भी सर इम्प्लीमेंट होती है वहाँ पे, उस चीज़ का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। चलिए दूसरा इसी को ही अपन और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अपन ने कहा कि आरपीएससी शायद जहाँ जहाँ पर भी हम प्रिपेयर होके जा सकते हैं उसको अलग करना चाह रहे हैं, तो फिर अपन करें क्या? एज ए टीचर हम क्या करें और एज ए स्टूडेंट क्या करें? सर जो इस बार के मेंस से पहले पोस्टपोन का बहुत चला था, मिठाइयाँ भी बट गई थी सर कि पोस्टपोन हो रहा है, लेकिन पोस्टपोन नहीं हुआ। वो पोस्टपोन न होना एक डिसीजन नहीं था सर, वो एक स्टेटमेंट था कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जॉब में सर्विस में आना चाह रहे हैं, तो आप उन 3 महीने 4 महीनों के बेसिस पर भरोसे पे तैयारी करके नहीं आए। आप मेंस प्रिपेयर रहें, आपके प्रीलिम्स से पहले अपनी तैयारी करके रखें। सीएम साहब ने भी सर ट्वीट किया था कि भर्तियां आएंगी, तैयारी अपनी जारी रखें, 1-2 बार उन्होंने ट्वीट भी किया था पहले। कुल मिला के बात ये कि अगला हर्डल जो है उसको देखते हुए अभी से अब तैयारी प्लान ना करें। अगले आने वाले 2 हर्डल जो हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अपनी तैयारी सफिशिएंट टाइम के साथ पहले से शुरू करके रखें, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद एथिक्स, पब्लिक एड, 6 छोटे सब्जेक्ट या फिर कन्वेंशनल सब्जेक्ट भी मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चालू करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम सर 5 बार दिया और 5 बार मैंने केवल फॉर्म भरा, एग्ज़ाम से पहले 5 दिन छुट्टी ली और एग्ज़ाम देने गया और बुरी तरह फेल हुआ, जैसा कि स्वाभाविक था, होना ही था सर, ऐसे तो तैयारी होती नहीं है। एक चीज़ मुझे जो समझ में आई वो ये कि मैं हमेशा प्रीलिम्स को अप्रोच कर रहा था, मैंने कभी मेंस को अप्रोच नहीं किया। ये सोचा नहीं कि भाई ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, ये निकल गया तो आगे तो वो बड़ा एग्ज़ाम, तो वो मेन नाम उसी का है इसलिए वो मेन एग्ज़ाम है। तो जो मेंस एग्ज़ाम है, मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स से पहले रेडी हो जाए, मिनिमम 80%, 70 to 80% प्रिपरेशन मेंस की पहले हो जानी चाहिए कि जब आप प्रीलिम्स दे के आ रहे हैं तो उसके बाद बस आपको रिवीजन के हैं। वो 3 महीने नए दोबारा पढ़ने के लिए नहीं है कि अब आप एथिक्स को उठाएंगे और पढ़ेंगे और 3 बार रिवाइज कर लेंगे। वो 3 महीने 4 महीने का जो भी टाइम मिलता है, 4-4.5 महीने का, वो टाइम रिवीजन के लिए है। सर अगर जैसे इस चीज़ को लेकर चलता है एक से अगर इस चीज़ को लेकर चलता है तो बहुत सारे जो एस्पेक्ट है ना सर, न्यूज़पेपर के एस्पेक्ट, इधर उधर के एस्पेक्ट, वो 4 महीने में इतने अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे कि क्योंकि वरना तो फिर हम 4 महीनों में बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब बेसिक चीज़ें अगर आपकी रेडी है तो फिर अदर एस्पेक्ट आप लेके जा सकते हैं। ये तो सर वो वाली बात होगी। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसमें जैसे कि अभी जैसे आप बोल रहे हो कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो यूपीएससी वाला है कि यूपीएससी वाले बंदे प्री में भी वही ज़्यादा क्वालिफाई हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर उनकी अप्रोच उस तरीके की होती है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने ही है, ये क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको कैसे डील करना है। अभी तक जो केवल आरएस को फोकस होकर करते हैं उनका वो होता है कि डेटा रट लो, इकोनॉमिक सर्वे कर लो तैयार, बाकी चीज़ें मैथ्स रीजनिंग कर लो, उससे हो जाएगा सिलेक्शन।
अब ओवरऑल अप्रोच लेके चलनी ही पड़ेगी कि क्वेश्चंस छोड़ने भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डील भी करना है और उसके बाद अपन को सारे सब्जेक्ट्स को कम्युलेटिव लेके चलना है, तब जाके हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा। इस बार हमने इसी कुछ चीज़ को लेकर पता है एक चीज़ की है, जी सर। मैं आपको दिखाता हूँ मेंस PYQ 162। ये सर आपका जो हिस्ट्री का आपने कुछ दिन पहले ही डाला था प्री से, हाँ। उसमें बुद्धा स्तूपा वाला क्वेश्चन कराया था। हाँ वो सर मैंने यूपीएससी पहले का एज इट इज पढ़ा क्वेश्चन था। आपके उस वीडियो वाला में रिफ्रेश हो गया वो टॉपिक। हाँ मैं है पढ़ा हुआ था ना, पहले। इस बार हमने क्या किया, जैसे जो भी टॉपिक वाइज है ना, तो उनको जैसे मूल ढांचा पर क्या क्या क्वेश्चन आया, बिहार स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन, ये टॉपिक वाइज हमने कलेक्ट करके दे दिए। जैसे संविधान की विशेषताएं, यूपीएससी 2024 में क्या पूछा, 18 में क्या पूछा, हरियाणा स्टेट पीसीएस में 23 में क्या पूछा, मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस 24 में, ये हमने सारे के उसको कलेक्ट करके दे दिए। तो अब हमें ये उम्मीद है कि कोई यदि PYQ भी करके चला जाता है यस सर। तो उसको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा भी क्या 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 चीज़ें क्या जो आ पूछी जा सकती है। PYQ कर लेने से ये खास तौर पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव सब करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव PYQ करने का अपने RPSC वाले सेगमेंट में ना चलन नहीं है। हाँ हाँ। यूपीएससी वाले लगभग सारे करके जाते हैं। यूपीएससी वालों को तो ऑप्शनल के अंदर तो कहा जाता है कि यदि आपने ये कर लिया तो 70-80% तो पेपर आना ही इसमें से, खास तौर पर जो स्टैटिक ऑप्शनल है। जैसे एंथ्रो की तो हमारे मेरे पहले ऑप्शनल एंथ्रो था, तो सर उसकी जो बुक है ना, जो A या 2 के ने उसने सिर्फ PYQ सोल्व कराया, वही पढ़ के जानी है, उसमें 70% पेपर आएगा उसमें। यही है, जैसे हिस्ट्री ऑप्शन जो स्टैटिक ऑप्शनल है ना, जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो एक वेबसाइट है सेल्फ स्टडी विद हिस्ट्री करके, उसने 1979 से लेकर 2020-22 तक के सारे पेपर जो है ना टॉपिक वाइज डाल रखे हैं। तो हम तो बस यही, और उसने आंसर भी डाल दिए, तो हम तो वही करते थे, क्वेश्चन पढ़े उसके आंसर पढ़े, तो पता लगा कि क्वेश्चन ले दे के आने उसी में से हैं। कि कभी कान इधर से पकड़ लिया, कभी इधर से पकड़ लिया, बात वही है। तो उसमें उस चीज़ का बड़ा है। सर जैसे कोई क्वेश्चन अपने आया था कि मोरियन पिलर्स आर इंडिजिनियस, हाँ ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया है कि रोल ऑफ बुल एंड लायन इन इंडियन हाँ कल्चर। हाँ, एक क्वेश्चन जो था कि कंटिन्यूटी इन कल्चर, वो आया हुआ सर ये है कितना रिपीट, सोसाइटी के अंदर क्वेश्चन है, अभी वही भी यूपीएससी के सर अंदर मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में भी एस्पिरेंट सर एंथ्रो में क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन है, ये सही है। सोसाइटी में भी आया हुआ है एक तीन बार। में आता है सर ये सेम क्वेश्चन ऑप्शन। अभी भी सर जो मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट हैं वो ज़्यादातर फोकस करते हैं पढ़ने पे ही, पढ़ने पे। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अभी भी नहीं देख रहे हैं उनको, इसलिए वो जाके सर अटकते हैं वहाँ तो पे। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मुझे जो चीज़ क्रक्स समझ में आया वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमें जो है वो डाइवर्स रहना पड़ेगा, हमें जो है वो प्री से पहले 70-80% मेंस की तैयारी कर लेनी पड़ेगी, हमें जो है वो यूपीएससी वाला जो अप्रोच है, माइंडसेट है, वो थोड़ा लाना पड़ेगा, PYQ वगैरह जो है करने पड़ेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों में तो हो गया स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप मुझे बताओ टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू, हमें क्या करना है भाई? नहीं सर वो बेस तो वही रहेगा, ऐसे नहीं है कि आप कुछ अलग ही पढ़ लें, बेस तो बनेगा ही बेस तो ही बनेगा। जैसे हमने कि यूपीएससी कलेक्ट करके दे दिए, तो ये भी एज ए सर्विस प्रोवाइडर हमारा काम हो गया। बस तो सर वही है कि मेंटली थोड़ा सा उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर करना हाँ, कि पड़ेगा। आपको इस अप्रोच पे चलना ही पड़ेगा। देने पड़ेंगे उनको किसी न किसी टेस्ट में, शौक शौक दे दिया, वो शौक प्रूफ बनाना पड़ेगा सबको। आगे आने वाले दिनों में ना देखना यूपीएससी में एक जो कल्चर है वो आरपीएससी में आएगा, आरपीएससी के स्टूडेंट में आएगा, वो एक कल्चर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का वहाँ पर आजकल वो आ चुका है कि ना आंसर लिखने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पहले सोचना सर उससे, पहले मानसिक सोचना जुगाली बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है मानसिक है ना। जुगाली बहुत आरपीएससी के बच्चों को यदि मैं ये ओपनली बोलूँ ना ये बात कि ना आंसर लिखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है सोचना, तो पता है लोग क्या कहेंगे मुझे कि यार ये आंसर राइटिंग करनी चाहिए, सबको पता है उत्तर लिखने चाहिए, और ये बंदा कह रहा है आके कि नहीं केवल सोचो तो सही, पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटे आप आंसर राइटिंग करते हो ना, तो 1 घंटे ब्रेन स्टॉर्मिंग पर भी दो। बिल्कुल सर। 1 घंटे आंसर राइटिंग में आप 10 क्वेश्चन के लिख पाओगे, तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग में 1 घंटे में कम से कम 25 क्वेश्चन की ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाओगे। एग्जांपल निबंध है सर, हाँ। निबंध अगर आप बिना सोचे समझे लिखने को रहेंगे तो किसी भी दिशा में बह जाएंगे। हाँ। अगर आपने निबंध लिखने से पहले 5-10 मिनट दे दिए कि मुझे निबंध की क्या डायरेक्शन तय करनी है, हाँ पॉइंट्स बना लिए, तो आप निबंध बहुत शानदार लिख के निकल जाएंगे। अभी सर जैसे आते भी हैं सेम रोल अब आएगा 600 कुछ वर्ड्स का, तो इसमें ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया तो इस बार मजा आएगा। अभी 600 शब्दों का लिखना होगा यूपीएससी की तरह। स्टूडेंट्स आते भी ना पेज सर, भी कम से कम 8 पेज देगा इस बार। यूपीएससी में 1200 शब्दों में 12 पेज देते हैं, इसमें 6 तो कम से कम देगा ही देगा। 6 से 8 पेज आएंगे। और स्टूडेंट्स सर आते हैं इसमें सर तो इस बार लाइनिंग खत्म हो जाए ना, जो एक हाँ जब वो बात हो जाए तो आती है मजा आ आपस जाए। में, वो वाला हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये, है ना कि भाई 2 पेपर ऐसे थे जिसमें बिना लाइनिंग बिना दिया था, लाइनिंग के जो मजा आता है सर उसमें मुझे मजा आता है। सही क्योंकि उसमें डायग्राम के लिए free हो, डायग्राम के आपको लिए बांधा free नहीं है। जा रहा उसमें। बांधा नहीं जा रहा। आप सर स्टूडेंट का बोल रहे हो ना, जैसे आते हैं कुछ तो मैं पूछता हूँ कि तुमने आंसर लिखा कैसे, मतलब पढ़ के बताओ कैसे लिखा तुमने, कि सर पढ़ा और लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने कुछ सोचा इस पे, भाई 20 सेकंड 30 सेकंड या 50 सेकंड तुम सोचते तो इसको ज़्यादा ढंग से लिख पाते, इसमें ढंग से पॉइंट्स को कैसे, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है,
किस सेगमेंट को कितना वेटेज देना है, तो वो तभी क्लियर होगा जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, वहाँ से ही वो चीज़ आती है सर। सही कह रहे हो। एक और क्वेश्चन को अपन लेते हैं, उस पर भी आप लोग अपने अपने व्यू बताएं। वह पहले तो बताओ कि कैसा चल रहा है, अपने को लग रहा है सही है, मतलब जो अपना जो तरीका है अभी जो बातचीत करने का, क्योंकि उससे मुझे लग रहा है स्टूडेंट को एक्चुअल में क्या आउटपुट है वो निकल के आएगा, है ना। सर कुछ नया मतलब इनोवेटिव पता चलेगा कि हाँ ऐसा आप करना पड़ेगा, उससे तभी आगे बढ़ सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि ना क्या होता है कि जैसे अभी कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, या फिर पिछली बार 23 वाले पेपर के बाद में लोगों में बड़ा वो था कि हमें अपने नोट्स बदलने पड़ेंगे। तो इसमें दो व्यू हैं। पहला व्यू ये कहता है कि आपके पास में जो पहले से जो नोट्स हैं वो आपके दिमाग में छपे हुए हैं, मेमोरी ट्रेसेस बने हुए हैं, तो उसको पूरी तरीके से स्विच करना सही नहीं है। दूसरा व्यू ये कहता है कि यार पुराने वाले में से आ कुछ नहीं रहा, तो इसलिए आपको नए नोट्स बनाने चाहिए या फिर नए नोट्स पढ़ने चाहिए। आपका इस पर क्या मानना है, पहला व्यू या दूसरा व्यू या दोनों व्यू को मिलाकर कुछ तीसरा व्यू? सर मेरा इसमें ये व्यू है कि आपने जो पढ़ा हुआ है, जो आपने नोट्स पढ़े हुए हैं, किसी भी मान लीजिए आप किसी सबसे पहली चीज़ तो कि कोई भी हो सर, कोई भी कोचिंग हो, किसी एक कोचिंग के 100% नोट्स पे रिलाई नहीं करना। सही, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कोचिंग हो सर, एक कोचिंग है सर, जैसे मान लीजिए अपने यहाँ के कोई नोट्स नहीं, हाँ। हमने अपने यहाँ का मान लीजिए मुझे पोस्ट सर्वे मान लो, इंडिपेंडेंट हाँ, कंसोलिडेशन पोस्ट, वाला हाँ, टॉपिक हाँ। बहुत शानदार तरीके से मुझे मिला, मैंने उसको उठाया। अब मैंने मान लीजिए पहले ये टॉपिक कहीं और से पढ़ा हुआ था, मैंने मेरे नोट्स बनाए हुए थे। हाँ। अलग कलर का पेन लेना है सर, लाल, हरा और काला, हाँ। 30 रुपए का खर्चा है सर। हाँ। उसमें से जो मेरा पहले के बने हुए नोट्स हैं उसमें बस यहाँ से उठा के अपडेट करते चलूँ बस मैं कभी आऊँगा, मैं आपको मेरे पबेड के नोट्स लेकर आऊँगा सर। वो पबेड के नोट्स मैंने 2021 के टाइम पे बनाए थे। मेरा मीडियम इंग्लिश था, इंग्लिश मीडियम में मुझे पबेड के कहीं नोट्स नहीं मिले। हिंदी के एक लेक्चर को देखा था मैंने यूट्यूब पर ही, हिंदी की क्लासेस को लेके लाइव मैंने उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में नोट्स बनाए थे। खिचड़ी बन गई थी सर वो। उस खिचड़ी को अपडेट करते अलग अलग करते अपने यहाँ के नोट से, राजस्थान बोर्ड की बुक से, लक्ष्मीकांत पबेड़ वाली आती है उससे, 3-4 जगह से करते वो इतने शानदार बन गए सर कि बाद में फिर वो जब मैं उसको करने पे आया तो वो केवल फैक्चुअल नोट्स नहीं बचे, वो जो चेस्टर बर्नार्ड और उसका कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस आए थे, वो जो अप्रोच डेवलप हुई थी, उस टाइप की सारी चीज़ें उनमें इंक्लूडेड थी। ये एक एग्जांपल है सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उस पर रिलाई करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नोट्स मेरे बिल्कुल काम के नहीं है तो उनको गठरी बांध के साइड कर दें, दोबारा चालू कर लें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैंने ईमानदारी से अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, इनसे आ नहीं रहा है, वो बात अलग है, आ नहीं रहा है तो फिर उसमें अपडेट करें, अपडेट कर लो, ऐड कर लो, उसी में कर लो। हाँ मिनिमम सर 2 सोर्स तो फॉलो करने ही चाहिए, मिनिमम 2 सोर्स, उससे अपनी चीज़ें अपडेट करके एक नोट्स पढ़ लो, उसको अपना बेस बना लो और उसमें इतना वैल्यू एडिशन होना चाहिए, क्योंकि चेंज इज ओनली कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट पे रहेगा तो कांस्टेंट रह जाएगा, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। चेंज करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम वेरी करना पड़ेगा, अदरवाइज आप निपट जाओगे किसी ना किसी स्टेज में, प्री में नहीं तो मेंस में नहीं तो इंटरव्यू में। कहीं ना कहीं आपका ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप उसको अपने नोट से नहीं कर पाओगे, जब तक उससे चेंज नहीं किया, कुछ ऐड नहीं किया। तो वैल्यू एडिशन इज नेसेसरी इन एवरी नोट। सर आपने जो अभी इस बारी वो जगह दी थी बना के नोट्स में साइड वाला, हाँ सर उसको मेरे नोट्स से मैंने भर दिया। इस बार वापस देनी चाहिए क्या मेंस में? बिल्कुल देनी चाहिए बिल्कुल। उसके उसके एक बिना क्या मतलब है, आप चलो ये तो दे दिया प्रिंट, तो आप समझ रहे हो कॉपी करे कोई भी बना सकता है। तो वो जगह का ही मुझे लगता है मेन आता है, वो 20% साइड में जो स्पेस और दे एक रहा है, पेज और देना सर लास्ट में, हर टॉपिक के लास्ट हर चैप्टर के बाद में एक खाली पेज है ना, एक खाली ताकि पेज। कुछ भी उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, है ना, उसकी समरी करनी है या कुछ और ऐड ऑन करना है उसके और लिए। एक सर ऐसे है कि जैसे 2 सोर्स तो वो हो गए, उसके अलावा जैसे टेस्ट सीरीज चल रही है कि अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको फॉलो कर लेंगे कुछ लोग, यहाँ फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस आए जो अपन को नहीं आ रहे थे, उनको बाद में अपन ने जाके देखा नहीं, लेकिन अपडेशन किया ही नहीं। कोई टॉपिक पढ़ा अपन ने, एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, उसके 2 सोर्स पढ़ लिए, लेकिन उससे कुछ अलग क्वेश्चन पूछा, तो वहाँ से और अलग अप्रोच डेवलप होती है। जब अपन आंसर किए और वो देखते हैं सारे, तो वहाँ से और कुछ चीज़ें पता चलती हैं, वहाँ से भी एक अपडेशन होता है। मैं तो सर मेरे दोनों अटेम्प्ट में ये करता था कि आंसर की चल रही है तो उसको फॉलो करना ही है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नया सीखने को मिला, उसको अपने नोट्स में या फिर वहीं उसमें मार्क करके पेन से उसको रखो वहीं पे, कि बाद में वो चीज़ें काम आती है सर। क्योंकि सर जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई भी पीछे उसके लगे हुए हैं, तो अपना वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो आप बोल रहे हो सर, और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे देख के, करंट में क्या चल रहा है वो सारे देख के फिर पैटर्न फॉलो करके फिर क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, तो वो सर वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतनी उसके पीछे मेहनत करके फिर आ रहा है वो क्वेश्चन निकल के। एक पॉइंट इसमें ये भी है सर, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का मेंस का टेस्ट दिया, आंसर की आ गई, आंसर की आपने मैच की, तो हो सकता है कि आंसर में कुछ ऐसी चीज हमने लिखी हो जो आंसर की में नहीं है, वो और अच्छी चीज हो सकती है। हो सकती है।
उन सब चीज़ों को अपना तो लाइब्रेरी में जो डिस्कशन होता था वो टू वे कम्युनिकेशन अपन रखते ही वैसा ही था। हाँ कि भाई और आपकी फिर कोई जब होगा क्या सर कि जब किसी दूसरी कोचिंग में इंडियन पॉलिटी का टेस्ट हुआ, मार्केट में सारे अवेलेबल, सही बात है। किसी भी एक या दो कोचिंग का सेम टेस्ट लेकर आ जाए, हाँ उससे होगा क्योंकि आपकी अप्रोच में डाइवर्सिटी आएगी। बिल्कुल। अगर हमने यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स पे या डीपीएसपी में अंतर पूछा है तो हो सकता है वो फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हो, या उनके सैक्रोसेंट नेचर पे कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हो। किसी भी चीज़ को लेकर वो जो डाइवर्सिटी बनती है अलग अलग जगह की, तो वो बहुत ज़रूरी है, अलग अलग जो सोर्सेज है। आपकी इस बात को मैं मेरी पुरानी बात से लिंक कर देता हूँ ना। मैंने ये थोड़ी देर पहले अपन ने यही कहा था कि 1 घंटा आप आंसर राइटिंग कर लो, 1 घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो। तो आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना उसकी तो आंसर राइटिंग कर लो, यानी कि वो टेस्ट सीरीज लिख लो, बाकी 2 टेस्ट सीरीज मार्केट से ले आओ, उसके केवल क्वेश्चन पढ़ लो और उसका आंसर सोच लो और अपने साथी से डिस्कस कर लो, और फिर उसके बाद में आंसर की से देख लो, बस हो गया काम। आप यूँ मान लो कि 3 अलग अलग कोचिंग के आपने टेस्ट सीरीज कर लो, सॉल्व कर लो। आप प्रणव जी को जानते हैं, मैं और प्रणव साथ में आए थे, 301 रैंक की उनकी इस बार। मैं यहाँ पर था, उन्होंने दृष्टि का प्रोग्राम ज्वाइन किया था टेस्ट सीरीज में। हमारा जब टेस्ट का एनालिसिस होता था सर, वो रूथलेस एनालिसिस होता था, रूथलेस। मैं टेस्ट देकर घर गया हूँ और जिस दिन कॉपी आ गई है इनके अनिल जी के पीछे पड़ जाता था मैं कॉपी लाऊं, मेरी क्योंकि इंग्लिश मीडियम की कॉपी एक दिन शायद बाद आती थी, ऐसा होता था। तो मैं इनके पीछे पड़ता, जैसे ही मैं कॉपी लेकर गया हूँ या जैसे ही वो कॉपी लेकर आए हैं, अब हम उनकी कॉपी खोल के बैठ जाते हैं, ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्यों कर दिया। मतलब वो एनालिसिस ऐसा होता था कि बाद में हम दोनों को एक दूसरे से लगने लग गया था यार डिस्कस करें या ना करें। ये सब मोटिवेट कर रहे हैं डीमोटिवेट कर रहे हैं, इतना रूथलेस एनालिसिस कर देते थे सर। इसीलिए मैंने जैसे अभी ऊपर बोला था कि ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है, बट आपका ग्रुप भी उस टाइप का होना चाहिए। सर देखिए बिल्कुल सेम मार्क्स है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहेगा, कुछ ना कुछ जो आपने यहाँ से चीज़ें सीखी उनको बताइए, उन्होंने रियल पिक्चर दिखाना भी जरूरी है सर। रियल पिक्चर दिखाना जैसे सर हम मेंस में मैं और मेरे फ्रेंड थे, तैयारी कर रहे साथ में, तो उन्होंने फर्स्ट टेस्ट लिखा साइंस एंड टेक का, तो मेरी कॉपी देखी कि हाँ ठीक ठीक लिखा है, क्योंकि मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने उनकी कॉपी देखी तो उनको थोड़ा सा वहीं डांट दिया, मैंने ये क्या कर रखा है, काट दिए सारे। तो वो मतलब आज उनका सिलेक्शन हो गया, तो बोलते हैं कि यार उस दिन अगर तुम ये ना करते तो आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो वहाँ से मेरे को क्या है थोड़ा सा हिट किया, तो मैंने उसको इम्प्रूवमेंट को वहाँ से अपना लिया कि हाँ अब ऐसे नहीं ऐसे करना है, नहीं तो मैं कैजुअल अप्रोच लेके चल ही जा रहा था। तो वहाँ से सर फर्क पड़ता है कि रियल पिक्चर दिखाना भी जरूरी है। एक बार को आप डांट दो, बोल दो, काट दो, कुछ भी कर दो, तो उससे क्या है उनको थोड़ा सा अगर सिंसियर कैंडिडेट है तो उसको हिट होगा और वो वहाँ से इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। खुद को पनिश करना बहुत जरूरी है। हाँ मैं तो मानता हूँ ग्रुप का फ़ायदा यही है, और ये अपने जो लाइब्रेरी प्रोग्राम की जो सक्सेस है ना उसका कारण ही यही है। क्योंकि अपन ने क्या किया, जो 150 जो स्टूडेंट जो कि पेपर दे रहे हैं मेंस का, उन सबको एक साथ बिठा दिया, तो उनके ग्रुप बन ही जाते हैं। चलो ठीक है, आपका प्रणव दा के साथ फ्लैट पे जाके अलग आपका डिस्कशन हो गया, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर भी तो बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ सर यहाँ सिमरन थी 364 के आसपास रैंक है, उनके साथ ग्रुप बना हुआ था, उनके और मेरी अप्रोच, वो ग्रुप बना ही इसीलिए था क्योंकि हमारी पढ़ने की, लिखने की और चीज़ों को ग्रेस्प करने की अप्रोच सेम हो गई थी। पूरे रिवीजन हमने साथ में कर दिए थे और कंपटीशन लगा ही रहता था, एक हेल्दी कंपटीशन था वो। और वो कुछ चीज़ पूछें और तो उनके साथ भी टेस्ट कॉपीज के लेके और एनालिसिस होता था डेली की भी, कल किस चीज़ का रिवाइज करना है, कल आप फिजिक्स रेडी करके आओ, मैं ये रेडी करके आ रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें ग्रुप में होती है, वो बहुत जरूरी है। सिमरन का तो अभी हम वो ही डिस्कस कर रहे थे कि भाई उसकी रैंक आई जरूर है 364, पर मेरा तो ये मानना है वो टॉप 10 वाला टॉप 10 डिजर्व करती है, और वो टॉप 10 में आज नहीं तो कल आएगी। और वो इवन शायद उसने यूपीएससी पे शिफ्ट कर दिया है, यूपीएससी पे अपनी तैयारी को शिफ्ट कर दिया है, तो वो यूपीएससी निकालेगी। बहुत ही बढ़िया आंसर लिखती है, तो ये उसकी रैंक मुझे पची नहीं यार, 364 नहीं आ सकती एक लक्की की। हाँ सर उन दोनों की रैंक मुझे नहीं पता। सर मैं तो करता ही था, एवेलुएट करता था सारे आंसर्स, तो था कि हाँ इनकी आएगी। मतलब 10-15 लोग थे जिनका ये से था कि इनकी तो बहुत अच्छी रैंक आनी है। नीतू की भी, हाँ उसकी भी कॉपी अच्छी थी, उसके अकॉर्डिंग जो रैंक नहीं आई उनकी। एक्चुअली होता है कैसे, जैसे जब रिजल्ट आने वाला होता है ना फाइनल, तब तक हमें आइडिया नहीं रहता कि यार कहाँ जाके अटकेंगे, कौन सी रैंक आएगी। एक जोगाराम जी और एक सर, ये हमेशा मेरे को कहते थे आप निश्चिंत रहो। जोगाराम सर ने हमेशा ये बोला आप निश्चिंत रहो, मैं सर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल आएगा ही आएगा आपका। लेकिन आपने लास्ट तक पेपर लिखे ना, उसका बहुत फायदा हुआ सर, उसका फायदा बहुत हुआ। प्लस दूसरी चीज़ ये कि जैसे वो पोस्टपोन वाला चला था तो उस टाइम पे भी तो पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही थी, बट ये कि वो उस टाइम पर भी थोड़ा सा बना के रखना जरूरी है। यार ये गिलास इसको वो नहीं कर रहा क्या, कैमरा को सीन सही आ रहा है ना?
जैसे सर ये हर बार ही होता है लगभग, जब मेंस होगा, मेंस होने वाला होगा, उससे 10-15 दिन पहले ये चीज़ होगी। तो मैं तो बोलता हूँ जब तक आरपीएससी कुछ ना बोल दे ऑफिशियली, किताबें नहीं छोड़नी है। इस बार जो Distraction गंभीर होना चोट हुई है ना, अगली बार को नाम ही नहीं लेगा पोस्टपोन का। सर ये जो 10-15 दिन 21 में भी सर चोट हुई थी, ट्रेंड बन गया था। मैं बोल रहा हूँ सर, ये स्टेटमेंट है, ये डिसीजन नहीं था कि पोस्टपोन नहीं होगा, ये एक स्टेटमेंट था। पर इसमें रामनिवास मेहता जी का योगदान है। हाँ वो इतने ऑनेस्ट चीज़ों और को लेकर इतने सर वो डेडिकेटेड है dead ना चीज़ honest- को लेकर हाँ कि वो अड़ जाते करना है तो करना है। हो सकता है वो सरकार के भी एक बार के लिए खिलाफ चले जाए। हो जाते हैं सर वो। इवन इस बार देखो ना, हाई कोर्ट का डिसीजन के एक तरीके से खिलाफ ही चले गए। हाँ हाँ पीएसआई का जो था उन्होंने कहा था कि ओवर विज वाला को शामिल करना है, लेकिन वो अटे हुए थे कि नहीं मेरे को तो पेपर टाइम पर करवाना है, सही बात है। हो गए। अभी यदि रामनिवास मेहता जी की पूरी चलती ना, ये प्री का पेपर 3 मई को करवाते। करवा देते। उन्होंने पूरी कोशिश की थी, बैठा नहीं मामला, लेकिन बाकी उनकी पूरी कोशिश थी। सर वो जो बताया मैंने आपको, 18 अप्रैल को रिजल्ट, 17 अप्रैल को 18 अप्रैल को रिजल्ट और 3 मई को पेपर, ये वही तो पैटर्न हो गया ना अगर ये हो जाता तो। हाँ कि अगले प्री से सही पहले बात। फाइनल रिजल्ट, फाइनल बिल्कुल बिल्कुल। ये वही पैटर्न हो गया जिसको बुलाना चाह रहे थे, वो वही पैटर्न। और सर ये वैकेंसी भी कितनी जल्दी गई है, 2 फरवरी को शायद प्री वाला प्रीलिम्स और 18 अप्रैल को रिजल्ट आ गया। लगभग साल सवा साल मानो, सवा साल ही मानो। हाँ 2.5 साल, 2 साल, साल, 2 महीने। पौने 2 साल और फिर सवा साल। इस प्रोसेस में सर एक फायदा होता है, जैसे जो कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हैं ना, हाँ। उनकी रैंक ऊपर नीचे हुई ना, तो अगली बार के लिए वो तैयार रहते अगली हैं। बार के लिए तैयार हो जाते 3 साल का जो वो होता है ना सर पीरियड, उसमें कोई जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो फिर वो उधर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको फिर टाइम नहीं मिलता है हैं। इधर। मुझे क्या है कि ना, यूपीएससी का मेरा 3 बार इंटरव्यू में नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं कई बार आरपीएससी वाले कैंडिडेट्स को कहता हूँ कि ना यार मेरे दुख को मैं आप लोगों के दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है नहीं, अंतर है। यूपीएससी वाले में मुझे पता होता है कि 2 महीने बाद प्री है ना, श्योरिटी होती है कि अगली बार फिर लग जाऊंगा, अगली बार फिर कर लूँगा। आरपीएससी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि स्टूडेंट को ये नहीं पता कि अगला अटेम्प्ट कब है, अगला प्री कब है, अगला मेंस कब है, मैं खुद की स्ट्रेटजी कैसे बनाऊँ। हमारा रिजल्ट आया, 2 दिन रो लिए, धो लिए, है ना, 2 दिन के बाद में वापस प्री के लिए प्री के बैठ, लिए बैठे। ये बात सही है सर। है ना। आरपीएससी का कैंडिडेट क्या करे, तो आरपीएससी यदि अगली पूरी भर्ती का कैलेंडर दे दे और उसके ऊपर रहे ही रहे, कुछ भी हो जाए, कोई भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, पेपर टाइम पर होगा। एक बार यदि जो आपने कहा कि स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट का वाकई में फ़ायदा मिलेगा। जैसे कैलेंडर होता है सर, वो जैसे साल से जैसे स्टार्ट होने वाला है, उसमें 2-3 महीने पहले आ गया, पूरे साल का आ गया। यहाँ पे सर 2 महीने का अलग कैलेंडर आ रहा नहीं है। बट ये भी एक चीज़ माननी पड़ेगी कि सर पिछले 1-1.5 साल में इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं, Improvement, काफ़ी हाँ। इम्प्रूवमेंट हुए हैं, चीज़ें प्रोसेस भी स्पीड अप हुए हैं, और जिन चीज़ों पे टिकना था उन चीज़ों पे टिके भी हैं। हो सकता है कि आगे भविष्य में उनको और पर ज़्यादा मेरे को चीज़ें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ये जो इम्प्रूवमेंट है ना, ये व्यक्ति विशेष का है, हाँ बिल्कुल हाँ, हो सकता उनकी है, वजह से है, रामनिवास Attitude। मेहता जी की वजह से है। बिल्कुल हो सकता है, जब वो चले जाएंगे उसके बाद उसके बाद क्या वापिस होगा वो रहेगा कि नहीं रहेगा पक्का नहीं कह सकते, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान पर है। सर एक लेगेसी सेट करके जाएंगे। हाँ, उस कल्चर को अपनाना जरूरी है सर, वो आगे। तो लाइब्रेरी वाला जो प्रोग्राम है उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? 2 चीज़ें, पहले बात करते हैं नेगेटिव से कि हमें और क्या चीज़ें सुधार करनी चाहिए, और फिर उसके बाद में कि क्या पॉजिटिव चीज़ें रही जो कि हमें कंटिन्यू करनी ही चाहिए। सर नेगेटिव अगर मैं बताऊं तो लाइब्रेरी प्रोग्राम में मुझे ऐसा तो कुछ दिखाई देता नहीं है। सर मेंटर सर वहाँ पे हमेशा अवेलेबल है, पढ़ने वाला इंडिविजुअली पढ़ेगा वहाँ पे, सही बात है। डेली एक फिक्स टाइम पे शाम को 5 बजे पेपर आ जाता है, डेली कॉपी आ जाती है, बुक्स टाइप है। तो नेगेटिव तो ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे तो नहीं लगा सर पर्सनली लाइब्रेरी प्रोग्राम में देखते हैं। ठंडा पानी अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, एक कुर्सी करना क्या है? available है, चाहिए क्या सर, किताबें अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, पेपर आपने दे दिया, मैं कोई दिक्कत नहीं, मेंटर सर अवेलेबल है। रही बात पॉजिटिव चीज़ों की, तो सर ये है कि लाइब्रेरी प्रोग्राम ज्वाइन उन्हीं को करना चाहिए जो जिन्हें लगे कि मैं जाकर डिसिप्लिन के साथ लंबे समय तक बैठ बिल्कुल। सकता हूँ। क्योंकि सर जैसे सर ने बताया था ना कि मार्केट में अवेलेबल है, आप लेके आइए, सर ने भी किया था। सर ने इसलिए कर लिया क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी डिसिप्लिन था। अगर कोई मार्केट से जाके टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार कर यही पाएगा। सर, तो इसीलिए वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो लाइब्रेरी प्रोग्राम की पॉजिटिविटी भी यही है कि लाइब्रेरी प्रोग्राम में आप आएंगे तो एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, पूरा साइलेंस। अब सर मैं फील्ड जॉब का आदमी हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, मेरे साइट से अभी तो मैं कम हो गए हैं, तो कम फ़ोन में मैं कहता हूँ कि 60-70 फ़ोन दिन के आते हैं, तो वो कम की कैटेगरी में है। मैं दिल्ली को शकता था 200 फ़ोन 150 फ़ोन रहते थे तो पर डे सर। तो अब ये 60-70 फ़ोन अगर डेली के हैं, और मैं इस टाइम पर तो चलिए सर, इस टाइम में प्रोजेक्ट वगैरह नहीं, तो बार बार मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे भी लगेगा कि यार मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ पर। तो कुल मिला के बात ये है सर कि अगर लाइब्रेरी प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो फिर वो उस एम के साथ ज्वाइन हो
कि इस सीट से उस सीट तक का सफ़र है ये। हम्म, यहाँ से उठेंगे तो उस सीट पे जाके बैठेंगे, इस सीट से उठेंगे। और जो चीज़ें बताई जा रही है या फिर जो चीज़ें आपने अपने स्टूडेंट ने अपनी अवधारणा में मानी है, उनको रिलीजियसली फॉलो किया जाए। डेली लिखना है तो डेली लिखना है, डेली जो पेपर आया है उसका एनालिसिस करना है तो डेली करना है, डेली रात को 10 मिनट सोने से पहले आंख बंद करके पूरे दिन का रिवाइज करना है तो वो करना ही करना है। वो फिर स्किप उसमें स्किप मैंने इसीलिए सर अभी ऊपर बोला था ना कि कंसिस्टेंसी सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बिना हार्ड वर्क भी काम नहीं करता है सर, कंसिस्टेंसी के बिना स्मार्ट वर्क भी काम नहीं। इवन सर मुझे तो लगता है रिवॉल्यूशनरी था इस अपने आरएस वाले में, तो जो अपन ने टेम्पलेट सेट किया है वाला लाइब्रेरी वाला, वहाँ पे सारे सर आप भी अवेलेबल हो, हम लोग भी हैं, ये लोग भी सिंसियरली पढ़ रहे हैं। बाकी कहाँ था सर पहले ऐसा, इतनी मैनेज तरीके से ये सब चीज़ें करना और सर रिजल्ट सामने है। और आगे सर अप्रोच भी यही वाली चलनी है कि आप कितना खुद को संभाल के रखते हो, कितना चीज़ें डाइवर्सिफाई ढंग से कर पाते हो, कितना इंटरेक्शन रखते हो, तो आप उसमें आगे एक्सेल कर जाओगे, नहीं तो सर अटक जाओगे कहीं। और ना अपन ने इस लाइब्रेरी में बिना किसी फिल्टर के स्टूडेंट लिया था। हाँ। ऐसा नहीं था कि भाई आपने इंटरव्यू दे रखा है, जो पहली बार आ रहा है उसको भी लिया, जो दूसरी बार है उसको भी, कोई फिल्टर नहीं लगाया था। सर इस बार आपको ये सब चीजें ऑनलाइन भी देनी है। Even सर, आप- एवेल्युएशन क्या है कि मैं ऑनलाइन में हाँ नहीं, इस बार तो हम वो तो करेंगे। पिछली उसमें बार तो सर देखो क्या हमने है कि- उतना ही पैर फैलाए जितने की वो चादर अब सर थी। लकी मैम का आप बोल रहे हो कि उनका जैसे पिछले 3 बार से अपन रिजल्ट देख रहे हैं तो उनका मेंस क्लियर नहीं हो रहा था, इस बार वो रैंक आ गई उनकी। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, लेकिन ये चीज़ें क्यों हो पाई, क्योंकि कंसिस्टेंट रह पाए वो वहाँ पे रह के, उनको वो सारी चीज़ें माहौल मिल गया और सारी चीज़ें हो गई। तब वो कई कई लोग हैं सर ऐसे जिनका 3 बार में या 2 बार में इंटरव्यू कॉल हुआ है इस बार। मैं तो सर लास्ट अटेम्प्ट की सोच के आया था, मैंने सर को बताया भी था। मैंने कहा सर क्या है कि एक बेटा है मेरे पास सर का, वाइफ की पोस्टिंग जोधपुर, मेरी पोस्टिंग इससे पहले अलवर थी, तो अब मैं सर आया हूँ, जो होना है वो इसमें हो लेगा, इसके बाद मेरी श्रद्धा बची नहीं है। उसके पीछे कारण है फैमिली सफ़र करती है सर, सेक्रीफाइसेस, ये सफलता है ना इंडिविजुअल की सफलता नहीं होती सर, साझा सफलता होती है। मैंने कल परसों उस पर लिखा कि जो आपकी सफलता होती है वो सार्वजनिक होती है, सार्वजनिक होती है। असफलता व्यक्तिगत व्यक्तिगत होती है सर। असफलता व्यक्तिगत शौक है। असफलता व्यक्तिगत होती है, फैमिली सफ़र करती है। यहाँ पोस्टिंग वाइफ है, सेक्रीफाइसेस सबने किए हैं। मेरे मम्मी पापा वहाँ पर थे, उन्होंने बेटे को संभाला, वाइफ भी पोस्टेड है सर, मेरी पोस्टिंग यहाँ पर है, तो सब चीज़ों को देख के कि अब चलते हैं। ये आपने ना एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट छेड़ा है, इसमें मेरे को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जी। वो आप मुझे बताएं आप सब लोग, क्योंकि मैं इसमें ना बड़े डायलेमा में रहता हूँ। जी, जी। क्योंकि मैं कई बार क्या है कि थोड़ा सा रियलिटी वाला आंसर ज़्यादा दे देता हूँ, तो कई बार मुझे लगता है कि यार मैं अगले को डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा है, अनफिल्टर्ड वाला रहता है मेरा, तो अनफिल्टर्ड वाले में मुझे लगता है यार मैं कहीं अगले को डिमोटिवेट तो नहीं कर रहा। वो क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि 3 अटैम्प्ट दे चुका है ना, वो लगातार इंटरव्यू तक पहुँच रहा है, या एक बार मेंस में नहीं हुआ इंटरव्यू तक पहुँच रहा है और नहीं हो पा रहा है, फाइनल लिस्ट में नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ वो दूसरा कुछ और नया भी नहीं शुरू कर पा रहा है, उसकी एज भी 32 35 के आसपास हो चुकी है। यूपीएससी ने तो क्या एक लिमिट लगा दी कि भाई 32 के बाद नहीं देना, आरपीएससी की गलती है, लगानी चाहिए सर। है ना, लेकिन उन्होंने नहीं लगा रखी। आओ बॉस, आप भी आ जाओ ना बॉस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, हमारा अनफिल्टर्ड इंटरव्यू चल रहा है, आप आ जाओ। ओके ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसमें एज वाला लिमिट नहीं लगा रखा, अटेम्प्ट वाला लिमिट नहीं लगा रखा, तो उसमें उस स्टूडेंट को किस लिमिट तक खुद को पुश करना चाहिए? सर बहुत बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा है आपने। इस चीज़ के बारे में ना हम डिस्कस करते रहे हैं दोस्त आपस में, और हमारा ये व्यू था कि हमें ना ये रिजल्ट आता है उसके बाद एक ड्राफ्ट पॉलिसी बना के गवर्नमेंट को भेजेंगे कि लिमिट कर दो, लिमिट कर दो। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई लिमिट होना चाहिए, प्लस अटेम्प्ट का भी अटेम्प्ट का भी लिमिट होना चाहिए, अटेम्प्ट का भी हो प्लस एज का भी हो। भाई उसको आप कुछ करने जैसा तो छोड़ो। सही बात है। आप उसको यदि मान लिया कि वो आज 30 का है, हम जैसे लोग आके उसको मोटिवेट भी कर देंगे, नहीं तेरे को एक बार और प्रयास करना चाहिए, ठीक है, क्या गारंटी होगा 32 का हो गया, 32 के बाद में फिर अटेम्प्ट दिया, फिर हमने कहा नहीं यार देखो तो इतना नज़दीक पहुंच गया, एक बार और कर ले बस, है ना, वो 35 पे पहुंच गया, फाइनली पता लगा 35 के बाद 37 के बाद नहीं हो पाया, तो अब क्या करेंगे? इसमें सर 2 चीज़ें हैं, एक तो जो एज लिमिट वाला वो है ही, दूसरा सर खुद इंडिविजुअल को भी जैसे मिल रहा है तो अपनी जो वास्तविक सिचुएशन है उसकी बतानी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसमें, चलो आप अपने पॉइंट को कंटिन्यू करना, पर मैं थोड़ा इसमें डिसएग्री करूंगा। होता क्या है कि जब वो बहुत नज़दीक होता है, और ये सही बात भी है कि 10 नंबर ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है ना भाई। अपने इस बार जो मान लो कि भाई 250 नंबर आए, अगली बार 260 आ जाएंगे या 240 आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 10 नंबर में रैंक कितनी इंप्रूव हो रही है, कोई 300 रैंक इंप्रूव हो रही है, उसको एक होप रहती है। हाँ।
कि यार हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो हो जाएगा, उसके बाद में वर्थ इट है। तो उस होप के चक्कर में और उस वर्थ इट के चक्कर में कई बार वो अटेम्प्ट लग जाते हैं और हो सकता है वो अगली बार भी अनलक्की रह जाए। अब क्या हो? अब सर उसमें वही आता है ना कि फैमिली कंडीशंस कैसी है, आप फाइनेंशियली हो कि नहीं हो, वहाँ पे खड़े हो कि नहीं खड़े हो। सबसे पहले आपको तो सर वो एक- सिक्योरिटी तो एक लेवल के बाद लेनी ही पड़ेगी सर, कि हाँ 30 एज हो गई है, 32 हो गई, तो कोई जॉब करनी है या कुछ करना है, कि आपको उतना टाइम ऐसी जॉब हो जिसमें आपका थोड़ा फाइनेंशियली चलता रहे। नहीं तो सर क्या है कि एक बार केवल पढ़ते रहते हैं ना 30-32 के बाद, तो फिर डिमोटिवेशन वैसे ही आने लग जाता वैसे ही है। आने लग जाता है। लेकिन आप फाइनेंशियली थोड़ा खुद ही देख रहे हो तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी मैनेज हो जाती हैं। आप क्या कह रहे थे? सर मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले वही फाइनेंशियल फ्रीडम इज मस्ट। अगर वो नहीं है तो 32 तक तो तुम ये सोचो मत कि दोबारा लिखेंगे, कम से कम एक कुछ तो पकड़ो जिससे तुम्हें एक सब सर का अटेम्प्ट है ये क्यों हाँ सर, हम फाइनेंशियल हम तीनों सर फाइनेंशियल हम इंडिपेंडेंट। मेरे तीनों पास सर अभी वैसे ही 25 हैं। अभी 26 का हूँ, तो अब मैं अब यही सोच रहा था कि इस बार नहीं हुआ तो आगे कुछ सोचना पड़ेगा। हम जब तीनों बैठे हैं, तीनों जॉब में ही हैं, पहले भी जॉब में ही थे जब अटेम्प्ट दे रहे थे, तो इसलिए हम थोड़े फ्री थे। उससे सर मोटिवेशन भी रहता है कि हाँ ठीक है अपना नहीं होगा तो अपने पास कुछ है एक्स्ट्रा। लेकिन अगर उस लेवल के बाद वो चीज़ नहीं है तो फिर और ज़्यादा डिमोटिवेट होंगे, और वो सर स्ट्रेस है ना वो एग्जाम में ही दिखेगा फिर। नहीं सर मैंने तो मेरा स्ट्रेस दिखा है ना सर इस बार, मेरे इनकम टैक्स टीए की ज्वाइनिंग थी, तो मैंने सर उसको छोड़ के सर ये पेपर लिखा है, मतलब उसको छोड़ के कि मतलब मैं और बाय गॉड ये हो गया, वरना तो एक बहुत बड़ा वो गिल्ट आ जाता मन में कि छोड़ नहीं सर, इसमें देखिए जो बच्चा 12वीं के बाद आ रहा है तैयारी करने, या जो कॉलेज के टाइम पे आ रहा है, उसमें या उसके पेरेंट्स में या उसे जो गार्जियन है या जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या बच्चे में खुद भी एक समझ होती है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, इस पोस्ट पर जाना है या जो भी। मेरा व्यू ये कहता है कि बच्चे को जब भी वो पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई भी एस्पिरेंट हो, वो कॉलेज टाइम पे आ रहा हो या 12वीं के बाद आ रहा हो या बाद में आ रहा हो, वो स्टार्ट जब करे। सर मैंने मेरी प्रिपरेशन 29 साल की एज में स्टार्ट की थी। मैं 7 साल मेरी सर्विस हो गई थी यार तब मैंने मुझे स्टार्ट की थी। थोड़ा सा आप एक मुझे पेन दे दो ना, ताकि क्या मेरे मन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसको लिख लो, वरना मैं भूल जाऊंगा। और सर आपने ट्रेंड देखा कि फर्स्ट रैंक ऑलमोस्ट लगे हुए हैं पहले से। मैं बस उसी पे आ रहा हूँ, रुको आप एक मिनट, मैं उस पे, हाँ आप पहले अपनी बात पूरी करो। उसमें क्या है कि मैं कहा था चलिए वो निकल गया। हाँ, तो वो अगर वो आ रहा है ना, तो जैसे ये होता है ना कि रिटायरमेंट एज क्या है, 6 साल या 62 साल, जो भी पहले हो, 6 65 5 65, ये माइंड बना के आना चाहिए कि 4 साल और 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट और 5 साल, ये माइंड बना के आना चाहिए, कट ऑफ डेट डिसाइड करके कि यहाँ तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अगला और पकड़ेंगे। वो बात अलग है कि ये प्रैक्टिकलिटी में कितनी पॉसिबल है या नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि जब वो डेट आने लगती है हो सकता है कि आप उसके बिल्कुल पास हो तो, बट एक जब वो कट ऑफ डेट अपने माइंड में रहेगी ना, तो एक सेंस ऑफ वो भी बढ़ेगा कि मेरे पास सेंस ऑफ फियर भी एक आता है, जो फोमो जिसको हम बोलते हैं, केयर करना है, इसी बार करना है, करना ही है। नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे, सहर्ष कुछ और देखेंगे, प्लान मजबूरन बी कुछ और नहीं देखेंगे। एक उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद प्लान बी भी रेडी प्लान रखना भी बहुत जरूरी है हाँ। सर, प्लान भी बहुत जरूरी है। मतलब प्लान ए कि नहीं आप लगे ही रहो और यही करना है वही करना है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो ठीक है, आप करते रहिए। एक वो बैंक वाला विकास है, वो रील वगैरह बनाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास में कोई प्लान नहीं होता था, लेकिन अब हमारा प्लान जेड तक है, जेड ए जेड बी जेड एच तक है, आर्टिकल 243 तो मैं इसमें ये सोच रहा था कि भाई ना कि जो आपने कहा कि भाई ये आप लिमिट लगा लो खुद के लिए कि मुझे इतने अटेम्प्ट देने हैं, पर फिर वो क्या होता है, आप उसके ना मेंटलिटी को समझो कि वो दोस्त ने लगा लिया है ना, इस बार उसकी रैंक आ गई 800 आ गई है ना, उसको लगता है कि यार 5-10 नंबर और आ जाए तो अपनी सर्विस भी मिल जाएगी, एक अटेम्प्ट और दे लेते हैं, इतना टाइम लगाया ही है तो एक अटेम्प्ट और दे लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दौरान है ना उसको साथ के साथ कोई दूसरे काम थोड़े करने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि आजकल चलो पहले ये था कि आपको पर्टिकुलर एक जगह पर अटैच होना पड़ेगा कोई काम करने के लिए, आजकल तो फ्रीलांसिंग इतना बड़ा ऑप्शन है ना, आप कॉपी चेकिंग हो गया या फिर एआई का यूज़ करते हुए कोई वीडियो एडिटिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती है, उसको साथ के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ कर देना चाहिए। जो टाइमलाइन से जैसे अभी इसी में अगर इसी का कोर्स को लेकर चलिए सिलेबस को लेकर सर कितने वो एग्जाम से जो क्रैक हो सकते हैं राजस्थान सिविल सेम सिलेबस सेम तो कम से कम उससे तो पकड़ लेना चाहिए एक बारी के लिए। हाँ फिर तुम अभी रैंक 1 वाला सर देख लीजिए, इस बार वाला भी लगा हुआ है, पिछले वाला भी लैब असिस्टेंट थे, तो ये एक अच्छा उसे मुझे ना एक पॉइंट और याद है, आपने कहा था ना कि लाइब्रेरी में उसी को आना चाहिए जो डिसिप्लिन्ड है ना, जो सारे पेपर देगा, तो उससे मुझे एक पॉइंट याद है, मैं जब भी टेस्ट सीरीज शुरू होती है ना मेंस की, तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ देखो हम टेस्ट सीरीज के जो प्राइस है ना पैसे वो उतने रखते हैं जिससे कि हमारा खर्चा भी पूरा नहीं होता,
हम हर पेपर को 300 से कैलकुलेट करते हैं और उतनी फीस रखते हैं। जैसे मान लो कि 20 पेपर है तो 20 पेपर है तो 300 या 400 से कैलकुलेट करके 6,000 8,000 रुपये की फ़ीस रखते हैं। वो हमारे कॉपी चेकिंग में चले जाते हैं 250 रुपये, पेपर पेज वो सबको मिला दो तो कुछ नहीं बचता, लेकिन फिर भी हम 50% पैसे बचा लेते हैं। कारण क्योंकि हमें पता है आप आओगे नहीं, हमारा पेपर पेज भी बचा लोगे, हमारी कॉपी चेकिंग भी बचा लोगे, सब बचा लोगे। तो वो डिसिप्लिन जो है ना रखना इतना आसान नहीं है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना सर कुछ सर इवन आप प्राइस कम भी कर दो तब भी आधे लोग ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि प्राइस की वजह से नहीं आ रहे लोग, हाँ, आप ये आधा भी कर लो तब भी नहीं आएंगे वो लोग, ये भी है। नहीं आने वाले लोग। तो मतलब हमारे प्राइस स्ट्रेटजी गलत है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा, कितनी देर का हो गया 55। पर डिस्कशन मेरे को लग रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा। एक लास्ट पॉइंट और ले लेते हैं। यूपीएससी ने ना अभी 2 चीज़ें चेंज की। तो एक तो ये चेंज उन्होंने किया कि जो कैंडिडेट एक बार सिलेक्ट हो चुके हैं उसको एक ही और मौका मिलेगा, ठीक है। दूसरा उन्होंने जो पहले भी था लेकिन अब थोड़ा सा नए फॉर्मेट में लेके आए हैं, वो है प्रतिभा सेतु पोर्टल बनाए, कि जिसका इंटरव्यू कॉल हुआ था तो उसको कुछ ना कुछ जो है दूसरे प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो पीएसयू है उनके अंदर कहीं ना कहीं उनको सेट किया जाए, उसको लेकर प्रतिभा सेतु पोर्टल बनाए। तो इन दोनों पर अपन डिस्कशन करके और फिर अपन इस पूरे अपने डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। और आप जो करते हैं ड्राफ्ट भेजने वाले थे गवर्नमेंट को, तो वो भेज दो ना भैया, हमारी तरफ से भेज दो यार। नहीं बनाते हैं सर। और इसमें एक काम अपन ये कर सकते हैं, आप वो प्रिपेयर करो बढ़िया सा ड्राफ्ट, मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर लूँगा कि आप भी जो इसमें थोड़ा सा ऐड करें। मैं ये इस सर पॉलिसी को ड्राफ्ट ये वाला है ना सर, चलो फर्स्ट पॉइंट तो अलग है, सेकंड पॉइंट भी देखें। जैसे अभी 4th ग्रेड वाली वैकेंसी आई थी, तो ऐसी वैकेंसी में तो सर ये लोग आ ही सकते हैं, उनको फाइनेंशियली थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो इस गवर्नमेंट के बहुत सारे पीएसयू भी तो है, जैसे वेबकोर्स है वो राजस्थान के अंदर है तो वो राजस्थान गवर्नमेंट देखती है, तो उसमें लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है सर। जो है ना? आरपीएससी जैसे- में सुधारों की हम बात कर रहे थे उस टाइम ये पॉइंट मेरे माइंड में आया था बट स्किप हो गया। हाँ। अब इंटरव्यू दिए हुए हैं सर जिसको सर्विस अलॉट नहीं हुई है, हाँ। तो उनके लिए ऑप्शंस खुले जाने खुले जैसे चाहिए। मान लो चाहिए। कुछ कुछ भर्तियां ऐसी है जो कि बहुत सालों में आती है, जैसे उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में आई थी, आई उसमें इनको मौका दे दो। Eligibility बनानी ईयूआरओ में दे दो, EOR में। ईयूआरओ में क्यों नहीं दे अगर सकते? रैंडम सर इसी में इंक्लूड कर देना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करना चाहिए। आप अलग पेपर लेके क्या साबित कर लो, लगभग सिलेबस सेम है। नगर पालिका वाला एक्ट ही तो आपने अलग पढ़वाना है, तो नगर पालिका का एक्ट आप जो वो ट्रेनिंग के अंदर रख दो और ट्रेनिंग में वो पेपर स्ट्रिक्टली कोई पास नहीं करे तो उसको बाहर कर देना। कुछ ये भी हो सकता है जैसे 100 सीटें निकली तो आप उसमें कुछ सीटें फिक्स कर दिए, थोड़ी सीटें, क्योंकि सर नए कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके साथ भी नाइंसाफी हो जाएगी कि 2 साल पहले जो RS के इंटरव्यू में जिन्होंने पेपर दिया था वो ही लोग वापस आ रहे हैं। सही बात है। वो वाला एक सीटें फिक्स कर दें कि इतनी सीटें इससे भरी जाएंगी और इतनी सीटें इससे भरी जा सकती हैं। बट जो उधर से इंटरव्यू में जिनके सर्विस अलॉट नहीं हुई उनको भी एक बेसिक पेपर निकालना होगा। अगर वो निकालते हैं, मान लीजिए 100 लोग ने पेपर दिया, 4 सीटें रिजर्व है, 100 में से जिन 4 ने निकाला तो वो आ सकते हैं इस चीज़ में। तो इस तरीके से का बाइफर्केशन किया जाए यूपीएससी ने कि ये DRDOs वगैरह में और इनमें वैकेंसीज निकलती हैं तो यूपीएससी के वो इंटरव्यू में जिन लोगों को सर्विसेज अलॉट नहीं हुई है उनकी प्रेफरेंस भरवा के उनसे भरवाए जाते हैं। तो इस तरीके के हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे नीति इवन बन सर रहा है। एसएससी पोर्टल पे भी एक जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं एक ऑप्शन होता है कि शेयर योर बायोडाटा जो भी आपका है हाँ। विद मिनिस्ट्री ऑफ फला फला कि आप पर्सनल से हम शेयर कर देंगे, जहाँ भी आपको होगा फिट हो रहे होगे उस रोल में आप पढ़ा देंगे। सो एक राजस्थान में वैसा आना चाहिए जब एसएसओ में हाँ फॉर्म है ना, फिल कर रहे हैं। तो ये एक सरकार को ड्राफ्ट बना के भेजा सकता है। दूसरा अपन ने जो कहा कि यूपीएससी ने अभी नया चेंज किया है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया उसको वो एक ही और मौका मिलेगा। तो इसमें आपका क्या मानना है? इसमें अपन ये भूल जाएंगे एक बार मैं खुद या मेरा कोई दोस्त एक बार सेलेक्ट हो चुका है, अपन इसको एक बार वो जो क्या उसका जॉन रॉल्स का जो सिद्धांत है कि भाई अज्ञानता का पर्दा वो लगा देते हैं कि भाई ना तो मैं खुद के बारे में जानता हूँ, अपन ये मान लेते हैं चलो बिहार स्टेट पीसीएस का अपन बना रहे हैं पॉलिसी। तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? सर इसमें जो पहला पॉइंट हमने बताया ना कि सर जो अटेम्प्ट लिमिट करने की बात है, ये बात वहाँ से शुरू करनी पड़ेगी सर। कि जब हम अटेम्प्ट लिमिट करने की बात करेंगे और जब हम ये बात करेंगे कि 26 साल 28 साल 30 साल पहले सर वो अप्लाई उसके बाद ये चीज़। फिर ये होगा। ये चीज आएगी सर। और विवेक जी देखो खुद का पॉइंट रखा हुआ है इन्होंने। और सर दूसरा ये ज्यादा अच्छा है कि आरएस वाले वेटिंग लिस्ट निकाल लेते हैं सर ये चीज़ मैं मान रहा ये भी किया जा सकता है यूपीएससी में, क्योंकि ये भी एक वेटिंग लिस्ट तो क्लियर होगा कम से कम जो लोग जो ज्वाइन नहीं कर रहे और सर उसके ये लिए ढंग से इम्प्लीमेंट तब ज़्यादा अच्छी हो सकती है जैसे उसमें यूपीपीसीएस में होता है कि वो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस, तो वहाँ सर पता होता है कि आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हो। यहाँ सर जैसे अलाइड सेक्टर होता है तो उसमें सर एक बार जा रहा होता है तो उसको करीब लगता है कि चलो एक बार और देते हैं, एक बार और देते हैं अपन। मतलब इसमें ऐसा किया जा सकता है जो अलाइड में है ना वो स्टेट के लिए कर सकता है, लेकिन जो एक बार स्टेट में आ गया वो दोबारा ना दे पाए, ऐसा कुछ ना ऐसा कुछ कुछ किया हो जा किया जा सकता है। सकता है। इस चीज को लेके चीजें की जा सकती है।
फिर resign स्टेट करके की फिर वेटिंग लिस्ट उनको- अलग निकाली जा सकती है कि जिन्होंने स्टेट की वेटिंग लिस्ट में है और अलाइड में अगर ज्वाइन नहीं किया है किसी ने और उसको बैकलॉग में लेके जाना है उस वैकेंसी को, या फिर यहाँ से भी उसको फिलअप किया जा सकता है। दोनों चीज़ जैसे जोसा की 2 साल काउंसलिंग बाद होती 1 है। साल बाद भरी जाएगी और यहाँ पर कोई वेटिंग लिस्ट में मान लीजिए 700 रैंक पे है, 750 रैंक पे है और अलाइड में कोई सीट खाली हो रही है, वो इच्छुक है ज्वाइन करने का, और क्योंकि ये सीट अगर खाली हो गई अलाइड वाली तो ये बैकलॉग वैकेंसी में 2 साल बाद भरी जाएगी, तो यहाँ से भी ये सर बहुत अच्छे पॉइंट हैं, क्योंकि अभी तो आरपीएससी का ध्यान उसमें ही है, कहते हैं एग्जाम को ऐसे करना है, एग्जाम को उसको कैसे और टफ ये करना तो है। इन पर तो पहुंच ही नहीं पा कोई जा ही रहे, नहीं रहा पहुंचना सर। छोड़ो, इस पर डिस्कशन ही नहीं हो Discussion रहा, स्टूडेंट्स के बीच में भी कहाँ डिस्कशन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उस पर डिस्कशन ये बहुत जरूरी तो पॉइंट है। जैसे कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है कि अगर आपको उस कॉलेज में ये ब्रांच नहीं पसंद चेंज कीजिए, वैसे स्टेट सर्विसेज में इवन सीडीपीओ अगर नहीं लेना चाह रहे, जो एक अलाइड मिली है वो सीडीपीओ लेना चाह रहा है, तो उसका भी एक मूवमेंट होना चाहिए ताकि सीट तो खाली ना जाएगा। हाँ, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आप पढ़ ही रहे हैं पबएड में भी, एथिक्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी तो वो आनी चाहिए सिस्टम। चलो इतना लंबा इंटरव्यू किया, थोड़ी सी मार्केटिंग भी मैं कर लेता हूँ। जरूरी है सर। मार्केटिंग के तौर पर मुझे इतना बता दो कि कौन से ऐसे लेक्चर्स थे जिसमें कि आपको लगा कि यार ये चीज़ तैयारी में मिसिंग थी जो सर ने बताई है, मतलब कि मुझे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं आने वाले स्टूडेंट्स को वो चीज़ें और थोड़ा सा डेप्थ में जाके बता पाऊँ। मतलब आपको ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें लगी जो आपको लगा कि यार ये चीज़ वाकई में मेरी पढ़ाई के अंदर अभी तक जो मैंने अटैम्प्ट दी उसमें मिसिंग थी? सर जब मेंस से कुछ दिन पहले ना मैंने एथिक्स के नोट्स पूरे रेडी कर लिए थे, उसके बाद मैंने आशीष सर की क्लास देखी थी, मेरा दिमाग हिल गया कि मैंने ये क्या तैयार कर रखा है, ये जो मैंने खुद से तैयार किया। हाँ, सीरियसली आशीष सर के पूरे लेक्चर देखने की मेरी बहुत इच्छा हुई, लेकिन समय इतना कम था, मैं रिवीजन क्लास केवल उनकी देख पाया और उसने बहुत हेल्प की। आपके लेक्चर्स में पॉलिटी के लेक्चर्स, पर्टिकुलरली पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले लेक्चर्स, स्टेट विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले लेक्चर्स और पॉलिटी के कॉन्सेप्चुअल जो आपने एक वो बनाए थे, लेक्चर लिया था, करंट के और उन सब चीज़ों को जोड़ के बनाए थे, जैसे वो गवर्नर वाला जो चल रहा था इशू का, एक 44 पेजेस की एक पीडीएफ थी, PDF थी सर, वो तो सर वो mind हमने बहुत blowing। किया। फिर एक चीज़, इंडियन इकोनॉमी के जो नोट्स थे, नोट्स में आपने बॉक्सेस को एज इट इज उठा के डाला था, हाँ इकोनॉमिक सर्वे के ओरिजिनल से, हाँ, वो बड़ा हेल्पफुल था सर। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी सर, ये तो कुछ जो है जो अभी आपने क्वेश्चन अचानक से पूछ लिया तो मेरे माइंड में जो चीज़ें आ रही, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझे ये क्रेडिट डेबिट की एंट्री अब आप पूछ लोगे मुझे अब भी आ रही ये है। तो हाँ। सही है। वो सर ने जो खंडल सर ने। जो खंडल पढ़ाया सर, था, वो तो- खंडल सर ने पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था सर। तो ये सब चीज़ें सही थी सर, जो जिसको लेके, और फिर डेली टेस्ट, डेली राइटिंग वाली तो चीज़, उसका तो कोई मुकाबला था ही नहीं सर। वो तो आइज क्या बोलते हैं, चेरी ऑन द केक बोलते हैं ना, वो थी सर। ऐसे आपको क्या लगा? सर मुझे तो आपके जो आप तो economics- ऑनलाइन देख रहे होंगे तो आपको एक समस्या भी आई होगी ना कि भाई आपको लगा होगा यार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वालों की कॉपी चेक क्यों नहीं होती है, जो पिछले साल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमने कहा, लेकिन हमने उसके बाद में चीज़ों को चेंज करके, क्योंकि शुरुआत थी तो अभी हमने कर दिया है कि ऑनलाइन वालों की हम कॉपी चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने एक अच्छी जो की थी ना कि 7 दिन के अंदर कॉपी चेक होके वापस मिले, हाँ, ताकि आप अपनी देख वो सको। बहुत ज़रूरी बहुत था। ज़रूरी सर वो जरूरी है, बहुत ज़्यादा। तो क्या आपको ऐसे क्या चीज़ लगी? सर मुझे तो आपका इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो मतलब मैं उसको हर जगह यूज़ कर सकता हूँ, हिस्ट्री में यूज़ कर सकता हूँ कहीं ना कहीं, डाटा कोई निकाल के कि पहले ये था अब ये है। तो जैसे आपका एक वुमेन एम्पावरमेंट समझाते हो इकोनॉमिक सर्वे में कि सबसे पहले उसको सिक्योरिटी दिलवाओ, फिर उसको एम्पावर करो, फिर वुमेन लेड एम्पावरमेंट फ्रेमवर्क। वो सर मुझे मतलब एक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग का ही पार्ट है वो तो Brainstorming। आपके वाला। और सर जो आपने अभी लास्ट में जो करंट वाली पीडीएफ और एक जो उस पे वीडियो बनाई थी कि आप ऐसे लिखना, रिसेंटली गवर्नर टीएन रवि वाला केस हुआ है, हाँ। ऐसे ये लाइन लिखी। ये लाइन मैंने एक और जो चिकन नेक कॉरिडोर पे क्वेश्चन आ गया था हाँ। जियोग्राफी में, हाँ। तो उसमें भी सेम लाइन लिखी कि क्या हुआ कि जैसे चाइना एक बेस एयर बेस है उनका डेवलप कर रहा है, तो रिसेंटली ये हुआ, इसके कारण ये न्यूज में है, और फिर उसको एक्सप्लेन किया। तो सर ये चीजें आपसे ये मतलब ऐसे मतलब नोट्स तो चलो हर कोई पढ़ा रहा है नॉर्मल चीजें, आपकी जो कई बातें हैं वो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे को ना सबसे ज़्यादा मज़ा ही या तो मेंस वाले बैच में आता है, मेंस वाले में भी इस लेवल पे जब आते हैं ना तब वाले पे, तब वाले में आता है। शुरुआती है ना, जो मेरे को बिहेवियर पढ़ानी है, नहीं सर ये मेरे को स्पोर्ट्स नहीं होगा पढ़ाना है, मेरे को सही में मज़ा नहीं आता। मेरे को पेपर डिस्कशन लेने में, और वो भी पेपर डिस्कशन का मज़ा तब जब मैं बिना देखे आ रहा हूँ। मैं पेपर डिस्कशन जब भी करवाने आता हूँ ना, पेपर देख के नहीं आता मैं कि क्या पेपर है, इसलिए नहीं देख के आता क्योंकि रो चीज़ है, यस तो उसमें जो मुझे मज़ा आता है। यूपीएससी मेंस वालों की जब मैं पेपर डिस्कशन लेता हूँ उस दिन तो इतनी अच्छी नींद आती है ना, सही में जब आपके दिमाग से कुछ क्रिएटिव होता है ना,
तो उस दिन बहुत अच्छी नींद आती है, उस दिन बड़ा मज़ा आता है। अभी सर मैं भी जैसे लाइब्रेरी प्रोग्राम में बैठता था, मैं अभी यहाँ बैठता हूँ, तो सर वहाँ 8-9 बजे तक भी बैठे रहते थे हम लोग रात को, तो मज़ा आता था। लेकिन कि हम पूरा पैक हैं और जो स्टूडेंट भी आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सिंसियर हैं, हमारा भी फोकस पूरा उधर ही है, क्योंकि सारे सिंसियर कैंडिडेट होते हैं, तो हमारी भी वो ब्रेनस्टॉर्मिंग और वो चल रही होती है कि क्या करना है, इनको कैसे क्या चीज़ दे सकते हैं, इस टाइम पे क्या अच्छा हो सकता है। सर एक आपका डायलॉग सबसे पहले घबराना नहीं है। ये तो है सर। सही है, सही है, सही है। एक सर थोड़ा सा पिछली बार क्या हुआ था कि जैसे अपने इकोनॉमिक सर्वे और वो आए थे ना, तो सर कुछ लोगों के साथ क्या दिक्कत हुई थी कि बिल्कुल एंड टाइम पे आए थे, एंड टाइम पे आए थे। तो उसमें क्या की चीज़ें जैसे अपन ने दी तो बहुत अच्छी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इसके क्या क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, बहुत अच्छे लिखे हुए थे, तो वो उसमें कंफ्यूज हो गए कि इतना बड़ा बड़ा कैसे पढ़े, फिर उनको फिर कि हाँ ठीक है ये पॉइंट्स भी देख लो ना तुम्हारा तो काम हो जाएगा। इस बार तो मैं शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा और मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्या करना है, मैं पहले तो खुद से लिख के नोटबुक एलएम को दूंगा, नोटबुक एलएम को कहूँगा तो इसको ना इन्फोग्राफिक में दे दे, इतने प्यारे बना के देगा, आधे लोगों को तो समझ में नहीं आएगी कि क्या कर दें हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत पीछे हैं सर, लोग, मैंने टेक्नोलॉजी को बनाया था। यूज़ करने में बहुत पीछे हैं। मैनुअली कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने होंगे वो मैं कर दूंगा। इकोनॉमी की वो क्लास सर, बनाई थी कुछ मैंने लगातार। ऐसा भी करना कि सर उसमें इकोनॉमिक्स से ना सर हाँ। हर सेक्टर को रिलेट करना है, जियोग्राफी हाँ। होगी और एक चीज में मतलब सर- एक ब्रेनस्टॉर्म उसी टाइम कर देना कि सर वो वाला जो चीज मेंस में याद आती है ना सर लिखने में फिर एक चीज़ मेरा ये रहेगा सर कि शॉर्ट नोट जैसे आप जो बना के देंगे ना, उसमें आपको मतलब मेरा सजेशन है सर, वैसे बिल्कुल, आप बिल्कुल, हाँ। तो उसमें है ना स्टूडेंट खुद बनाए ना सर अगर वो नोट्स को, उसके बाद आप दें सर नोट्स। नहीं मेरा नहीं, आप सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। मैं तो इवन स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि भाई दूसरे के बने हुए शॉर्ट नोट्स आपके कभी काम नहीं आएंगे, आप ही के काम आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो देना चाह रहा हूँ ना, वो जो विवेक सर ने प्रॉब्लम नोटिस करवाई, या कल रिया शर्मा आई हुई थी ना, जो उनकी 92 रैंक है, तो उन्होंने उनसे भी, मैं देखो मेरे पास जो भी आता है ना, मैं अपनी कमियाँ पूछता हूँ, उसका कारण ये था कि मैं उसमें सुधार कर पाऊँ। तो उन्होंने कहा कि सर आपकी ना इस बार, हमें कुछ स्टूडेंट्स ने कहा आपकी नोटबुक जो है बल्कि बहुत है, हाँ तो आप स्टूडेंट्स को ये समझाओ कि ये फाउंडेशन वालों के लिए है ना, ताकि वो शुरुआत से सीख रहा है, तो आप इसको किसी तरीके से शॉर्ट कर सकते हो क्या। तो मैंने उनको कहा देखो शॉर्ट मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकते हैं कि लास्ट में हम उसको हेल्प करने के लिए एक आउटलाइन शॉर्ट नोट्स की बना के दे दें, बाकी तैयार उसको खुद को ही करना है, बस एक बेसिक आउटलाइन दी जा सकती है, तो ये किया जा सकता है, ये चीज़ें है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया हाँ सर, अनफिल्टर्ड टाइप का बातचीत हुई। इसका नाम भी यही रखिए सर, अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड क्या वो नाम Candid. रखा हुआ है किसी ने, वो है ना एक शायद वो लंबे बाल वाला, क्या नाम है यार उसने, वो पॉलिटिकल टाइप के इंटरव्यूज करता है, तो अच्छा, उसने अच्छा, हाँ, समधी समदीश, समदीश हाँ, बहुत unfiltered बढ़िया, भी समदीश, समदीश तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उसको देखता भी बढ़िया लगता है। हाँ, नहीं बढ़िया, बढ़िया। वो क्या यार, क्या आदमी है वो, पता है क्या, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने ऐसा बैठा कह रहे बोल बॉल पकड़ पकड़ के। कुछ भी कर रहा है वो, और उसको क्या कॉन्फिडेंस है, मुख्यमंत्री के सामने कोई ऐसा कैसे बैठ सकता है, क्या गजब का कॉन्फिडेंस है उसका। बहुत अच्छी, ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद, सर, thank you, आपने बिल्कुल अनफिल्टर्ड वे के अंदर अपनी बातें रखी, और इसको अनफिल्टर्ड ही जाने देते हैं। जी, जी, जी। दो जगह पर कहीं कहीं पर कुछ कुछ नाम आया था, वो भी जाने दो, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें कुछ नेगेटिव था नहीं। सर ठीक है, जब अनफिल्टर्ड है ना तो एक हाँ। बायस अनफिल्टर्ड नहीं, जब आपने कहा कि प्रणव दी ने जब दृष्टि से टेस्ट सीरीज की थी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत। अच्छी जाएगी, आप जाने दो उसको। वो भी जाने दो, ठीक है भाई, मेरी बात सुन लो, ये भी जाने देना जो भी बोल रहा हूँ, शाम को अपलोड कर देना यार, तुम लोग 3-3 दिन बाद अपलोड करते हो, 3 दिन बाद में चीज़ें मेरे को देखने को मिलती है, तो सीधा जाने दो, बस क्या करना है, हमारे नाम जो है ना तो वो लगा देना, और कौन सी क्या रैंक है वो लगा देना, बाकी एज इट इज जाने दो, ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।